तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक नई सीरीज के एक नए पार्ट के साथ। आई होप हमारी वीडियोस आप सभी को पसंद आ रही होंगी हमारे चैनल की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट है आप जल्द से जल्द उसे कंप्लीट करा देंगे और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और आप जैसे ही हमारे वीडियो के लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करवा देते हो तो नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द आप तक पहुँचा दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे। तो मैं आप सभी का ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहूँगा, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पार्ट को। तो हमारे इस सीरीज के एपिसोड की स्टार्टिंग जिनतेंग माउंटेन पवेलियन से होती है, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही होती है, अच्छी। और हमें दिखाया जाता है चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ एक छोटा सा हट। वहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ होता है और कुछ लोग उसके सामने ही बातें करने में लगे होते हैं। उनमें से जो चार लोग होते हैं वो आपस में बात करते हैं। उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि ज़रा इन अच्छे बनने की नौटंकी करने वाले लोगों को देखो तो ज़रा, जी किसी ऐसे बंदे का फायदा उठाने में लगे हो जो इस वक्त काफी तो बीमार है और उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है। मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि नीचे जाऊं इस माउंटेन्स के और उन सभी लोगों को मार दूं। तभी उनमें से एक बंदा या बंदी जो भी है बोल पड़ती है कि थर्ड ब्रदर, आपको इतना ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा इंतजार रखना होगा और अपने आप पर पेशेंस रखना होगा और आप उनके जाल में इस तरीके से फंसने के लिए नहीं जा सकते। तभी दूसरी बंदी बोल पड़ती है, फिफ्थ जूनियर सिस्टर, आपने बिल्कुल सही कहा, हम लोग इस समय पर पैनिक नहीं कर सकते, यहाँ तक कि हमारे जो मास्टर है वह भी हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। और जबकि हम चारों यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं तो वह सभी के सभी लोग जो भी बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं वह एक साथ हम पर अटैक नहीं करने की हिम्मत कर पाएंगे। तभी उनमें से एक जो लड़की होती है बड़े बड़े गुब्बारों वाली, उससे कहने लगती है, लेकिन इस दुनिया के सबसे टॉप 10 पावरफुल मास्टर्स हमारे साथ फाइट करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे माउंटेन के बाहर खड़े हुए हैं। और तो और दूसरी तरफ मास्टर की बॉडी को देखो तो जरा। तभी उनमें से एक बंदा बोल पड़ता है कि तुम्हें इस तरीके से फाइट करने की जरूरत नहीं है आपस में, क्या तुम देख नहीं सकते हो कि हमारे मास्टर इस वक्त आराम करने में लगे हुए हैं। तभी मैं पीछे किसी को दिखाया जाता है जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है और जो कि बूढ़ा दिखने में लगा हुआ होता है। वह मन में सोचते कह लगता है कि आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है, कि मेरे साथ क्या हो रहा है ये सब। और तभी हम उस बुड्ढे को दिखाया जाता है जो कि मन में सोचते कहने में लगा हुआ होता है, आखिरकार मेरे साथ चल क्या रहा है और मैं अचानक से ग्रेट डीमन वेनरेबल कैसे बन गया। और उस बुड्ढे का नाम जीत यांडा होता है और हमें बताया जाता है कि ये बंदा ट्रांसमिट हो चुका है, मतलब दूसरी दुनिया से इस वर्ल्ड में आ चुका है, इस बॉडी में घुस चुका है। और इसलिए जो फॉर्मर लाइफ थी, मतलब पिछले वर्ल्ड में इसका जो नाम था वह लूजुओ था, और अब इस दुनिया में आने के बाद ये डीमन वेनरेबल जीत यांडा की बॉडी में घुस चुका है और उसकी मेमोरी मर्ज होना स्टार्ट हो गई है। और उसकी मेमोरीज में कुछ ऐसी चीजें बताई जाती हैं जिसे इसे जानने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हमें बताता है कि ये कुछ एक महीने पहले की बात है, तब इस दुनिया के टॉप 10 पावर हाउस उन सभी लोगों ने मिलकर डीमन वेनरेबल को एक जाल में फंसा लिया और अकेले इस वेनरेबल डीमन ने इन सभी के सभी टॉप 10 से फाइट की। और इन दोनों टीम्स के बीच की जो फाइट है वो एक ड्रॉ में तब्दील हो गई। और प्रेजेंट के समय में ये टॉप 10 थे जितने भी सभी के सभी वापस से आ चुके हैं जिनकर माउंटेन पर अटैक करने के लिए, जिस कारण इस माउंटेन को बहुत ज्यादा बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी तरीके से इसके दिमाग में ये मेमोरीज धीरे धीरे करके मर्ज होने में लगी हुई है। और इस वक्त ये डीमन वेनरेबल नहीं है बल्कि में लूजू होता है। तो हम क्या बोला है वो तो आप पर डिपेंड करता है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इसको हम लूजू भी कह सकते हैं और जीत यांडाओ भी कह सकते हैं। और मन में सोचते कहने में लगा हुआ था कि जीत यांडाओ ने पूरी लाइफ भर में 9 डिसिपल्स को पाला है और 9 के 9 एक नंबर के डीमंस हैं जो कि पूरी की पूरी कंट्रीज पर डोमिनेट कर सकते हैं और जहां भी जाते हैं वहां कुछ ना कुछ परेशानियां खड़ी कर आते हैं। और जीत यांडांग का जो एल्डर डिसिपल है, सबसे बड़ा डिसिपल, सबसे बड़ा स्टूडेंट जिसका नाम यू जेंगाई है, उसे उसी के सेक्ट से बाहर निकाल दिया गया था और उसके बाद इसने अपना खुद का नेदरवर्ल्ड सेक्ट बना लिया है। और प्रेजेंट की बात करें तो इस समय पर यह बहुत ज्यादा पावरफुल नेदरवर्ल्ड का सेक्ट लीडर बन चुका है और इस दुनिया में सबसे ज्यादा पहला डिमोनिक सेक्ट के नाम से जाना जाता है। और बात करें इसके सेकंड स्टूडेंट की, यानी कि सेकंड डिसिपल की, जिसका नाम यू शेंगरंग था, वह स्वॉर्ड इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है। और आज की बात करें इसके बारे में तो इस दुनिया में जो काफी ज्यादा भयानक स्वॉर्ड डीमन के नाम से जाना जाता है और इस दुनिया में घूमते रहता है इधर और उधर, हर एक एक्सपर्ट को चैलेंज करता जाता है और जो भी इसके चैलेंज का एक्सपर्ट नहीं करता वो उसे मार देता है अपने अपोनेंट के तौर पर। और फिर बताया जाता है इसके सिक्स्थ डिसिपल के बारे में, जिसका नाम ये त्यानजिन होता है, जो कि इस समय प्रेजेंट के समय में त्यानु पैलेस की लॉर्ड है, एक ऐसी लीडर है जिसे इस दुनिया के सभी फीमेल कल्टिवेटर्स के द्वारा सपोर्ट किया जाता है और इसका नाम फेरी शूरा के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें सेवेंथ स्टूडेंट की तो इसका नाम सी वुया है और इस दुनिया में इसका सबसे ज्यादा पावरफुल इंफॉर्मेशन नेटवर्क है और जिसे स्कैमी विलन के नाम से भी जाना जाता है। और ये इतनी ज्यादा भयानक है कि हर कंट्री में जाकर ये वॉर्स फैलाती रहती है और लड़ाई करवाती रहती है एक दूसरे के बीच में, जिसके कारण इस लोंडिया के कारण इस दुनिया में कई सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था और कई सारी जिंदगियों को इसने तबाह किया है। और तभी इसके 8 डिसिबल के बारे में बताया जाता है जिसका नाम जू होंगोंग होता है। इसने इस माउंटेन को छोड़ने के बाद सिर्फ कुछ ही साल गुजारे जिसके बाद ये इविल किंग नाम से जाना जाता है पूरी दुनिया में।
और बात करें इसके 9th डिसिपल की, जो कि अभी अभी रिसेंटली में ज्वाइन हुई थी, इसका नाम सी यून है। और जो सी यून है इस बार वेनरेबल डीमन जी टियानडान की सबसे ज्यादा फेवरेट स्टूडेंट है। और ये इन 9 डिसिपल्स में से अकेली एक ऐसी डिसिपल है जिसके पास अभी भी कॉन्फिडेंस बची हुई है और अपने मास्टर के खिलाफ अभी भी लॉयल है, जिसे कारण ये माउंटेन में अभी भी बनी हुई है अपने मास्टर के साथ। लेकिन दूसरी तरफ दिखा जाए तो जो इस वक्त काफी ज्यादा पावरफुल भी बन चुकी है ये लौंडिया। तो लेकिन ये वाकई शर्म वाली बात है कि जो जी टियानडान है उसकी जो लाइफ स्पॉन है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। इसने कम से कम हजारों सालों तक इस दुनिया पर राज किया है और अब इसकी 1000 साल की लाइफ स्पॉन खत्म होने के कारण अब ये मारा जा चुका है और अब मैं इसकी बॉडी में आ चुका हूँ, क्योंकि आम कल्टीवेटर की लाइफ स्पॉन होती है वो ज्यादा से ज्यादा 1000 साल की इसकी लिमिट होती है। और जिस तरीके से इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो कमजोर होती जा रही थी, उस तरीके से इसके जो डिसिपल थे, जो स्टूडेंट थे, वह भी इसके हाथों के चंगुल से छूटना चालू हो गए थे। और इसके 9 डिसिपल्स में से सिर्फ 5 ही ऐसे डिसिपल्स बचे हुए हैं। आई मीन इसके 5 डिसिपल्स इसे छोड़कर ऑलरेडी जा चुके हैं, जिसके कारण इसकी अथॉरिटी को ग्रेटली चैलेंज कर दिया गया है। इस बॉडी के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है और इस वक्त ये बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत ज्यादा शांत रहना होगा ताकि मेरी चोरी पकड़ी ना जाए और पता ना चल रहा है इन लोगों को कि मैं इस बॉडी के अंदर आ चुका हूँ और इस वक्त मैं कोई और ही बंदा हूँ। और इस समय पर मैं जी टियानडान मतलब वेनरेबल डीमन जी टियानडान की मेमोरीज को एक्सेप्ट कर सकता हूँ और इसके पूरी की पूरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उसे भी। तभी वहाँ पर उनके जो स्टूडेंट होते हैं, डिसिपल्स होते हैं, वहाँ पर आते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट बोलने लगता है, जरा देखो तो जरा मास्टर को होश आ चुका है। और तभी उनमें से एक स्टूडेंट आकर उससे पूछती है, मास्टर आपको कैसा फील हो रहा है अभी? और तभी वहाँ पर उसका 4th डिसिपल मिंग शियन वहाँ पर आता है, जो कि उससे कहने लगता है, मास्टर जरा देखे तो जरा हमारे सेक्ट के बाहर रुतितीस सेट के पीपल आ चुके हैं, अच्छे लोग बनने वाले वे यहाँ पर आ चुके हैं और उन्हें ज्यादा समय नहीं लगने वाला हमारे इस बैरियर को तोड़कर अंदर आने में। तभी वहाँ पर 3rd डिसिपल की एंट्री होती है जिसका नाम दुआन मूशेंग होता है, जो कि उससे कहने में लगा होता है, कैसा लगा कि हमारे जो सबसे एल्डर सीनियर ब्रदर है, हम उनसे कहें कि हमारे पास जाकर वापस आए और हमारी मदद करें। यहाँ पर वो है आपको इस तरीके से मरते हुए नहीं देख सकता जबकि वह आपका स्टूडेंट है, क्योंकि हमारे जो एल्डर डिसिपल है आपका, वह इस समय पर नेदरवर्ल्ड सेट का लीडर है और कई हजार लोग उसके अंडर में काम करते हैं, तो वह हमारी मदद जरूर कर सकता है। और तभी हमें 5th डिसिपल जाओ यूए को दिखाया था, जो कि कह रही होती है 7th जूनियर ब्रदर वह भी ठीक है, वह काफी ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो 9th डिसिपल होती है वो कह रही होती है मास्टर, लेकिन वह इतना कह ही पा रहे होते हैं। तभी जो जी टियानडान उठा है वो उनको शांत करने के लिए कहता है और उसे लगता है कि तुम लोग सभी लोग बोलना बंद करो। और वह अपने आप को अपने इमोशन पर कंट्रोल करने की कोशिश करने में लगा हुआ था, क्योंकि वह एक्सपेक्ट कोई और है और वह क्या लगता है कि अपनी पोजीशन को बनाए रखना और मुझे पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होने वाला है। इन विलन्स का मैं मास्टर जो हूँ अभी भी, और कहने लगता है कि जो हमारे जेनतंग माउंटेन का बैरियर है उसे टिकने में कोई परेशानी नहीं होने वाली और वो कुछ समय तक बिना किसी परेशानी के टिक सकता है। तो आखिरकार तुम इतने ज्यादा अनॉक्सियस क्यों हो रहे हो? पास्ट में मुझे टॉप 10 एक्सपर्ट के द्वारा मुझ पर अटैक किया गया था और मैं उनसे बचकर ही यहाँ पर आ चुका हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पीछे कोई भी यहाँ पर ट्रिक्स इस्तेमाल नहीं करने में लगा हुआ है? जो तुम्हारा एल्डर्स ब्रदर है वह तुम्हारे मास्टर को सबसे ज्यादा बेस्ट तरीके से जानता है और इसका 7th डिसिपल काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और स्कैमिंग करने में तो कतई गॉड लेवल है, तो मैं उसे बेवकूफ बनाने में इतना ज्यादा आसान नहीं रहने वाला। और कहने लगता है उन चारों के चारों लोगों से, अगर ये जेनतंग माउंटेन के बैरियर के लिए नहीं होता तुम्हें क्या लगता है कि वह लोग हम पर अटैक करते? और मन में सोचते कहने में लगा होता कि मैं इन लोगों को रिवील नहीं कर सकता कि मेरा सारा का सारा कल्टीवेशन लेवल जा चुका है। अगर इन्हें पता चल गया तो मुझे यहाँ पर भीख मांगनी पड़ेगी अपनी जान की। यहाँ तक कि जो न्याय करने वाले सेक्ट हैं उन्हें मुझे मारने की जरूरत नहीं है, उससे पहले ही मेरे डिसिपल मुझे मार देंगे। और उन चारों से कहने लगता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मास्टर को कुछ भी पता नहीं है इस वक्त और तुम सभी के सभी चाहते हो कि तुम्हारा मास्टर जल्द से जल्द मारा जाए। और वे चारों के चारों तभी अपने घुटनों के बाद लेट जाते हैं और उससे कहने लगते हैं, हमें माफ कर दीजिए, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच सकते, हमारे ऐसा सोचने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। और तभी उसका मास्टर उन चारों से कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग डिवाइन कोड रियलमी पर ऑल एक्सपर्ट्स हैं सभी के सभी, और मुझे ये भी लगता है कि तुम कुछ ही सालों में परमानेंट स्पिरिट रेवोल्यूशन रियलमी पर पहुंच जाओगे, बिल्कुल अपने एल्डर सीनियर ब्रदर के बराबर और 2nd सीनियर ब्रदर के बराबर। और जिस वक्त तुम इतने ज्यादा पावरफुल बने, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें मास्टर के तौर पर कंट्रोल कर पाऊंगा? और तभी वो चारों में से चारों के चारों चिल्लाकर कहने लगते, एक बार हमारे मास्टर बन जाओगे तो तुम आप हमारे फादर की तरह हो और हम आप पर गिव अप कैसे कर सकते हैं, और हम पर इतनी हिम्मत नहीं आने वाली है कि हम आपके साथ ऐसा व्यवहार करें, और हम अपने मास्टर को इस तरीके से धोखा नहीं दे सकते। और तभी जी टियानडान उनसे कहने लगता है कि तो अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारे मास्टर के पास खुद के प्लान है उन दुश्मनों को हराने के लिए। और वे चारों के चारों ये बात सुनकर वहां से उड़ के चले जाते हैं। और तभी ल्यू होता है वो जी टियानडान से कहने में लगा होता है, जी टियानडान आखिरकार तुमने ऐसा क्या कांड करके रखे हुए जो तुम्हें एक ऑफिस वर्कर को तुम्हारे इस कांड को साफ करना पड़ रहा है? तो मैं बताता हूँ कि जो पिछली दुनिया में बस एक ऑफिस वर्कर था, वो भी 30 साल का बंदा। अब जो बवासीर इसने फैला कर रखा हुआ है इस विलन ने, अब इस ल्यू को साफ करना पड़ेगा। समझ जाओ सबको पता है कि क्या चल रहा है यहाँ पर।
तभी ये चालक चालक जैसे ही वहाँ से चले जाते तो लू जो होता है वो चैन की सांस लेता है और कहने लगता है आखिरकार ये लोग वहाँ से चले गए, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर तो सब इस दुनिया के टॉप 10 जो पावर हाउस है वो यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक करने में लगे हुए हैं, और तो यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के ट्रबल्स हैं, परेशानियां हैं मेरे पास, और तो और इस बॉडी को हिलाने में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तभी अचानक से उसे एक नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ होता है डिंग कि टारगेट ने एक टास्क को कंप्लीट कर लिया है और इसको टास्क को कंप्लीट करने में 1000 ईयर लग चुके हैं और 9 में से 9 इनहेरिटेंस टास्क को कंप्लीट करना है और आपका जो मेरिट सिस्टम है वो ऑफिशियली ओपन हो चुका है। और तभी ये बात सुनने के बाद जो लूजू होता है वो अचानक से एक्साइटेड से भर जाता है और चिल्लाते हुए क्या लगता है लो भाई आ गया मेरा चीट सिस्टम। और तभी हमें इसके चीट सिस्टम के बारे में बताया जाता है। नोटिफिकेशन पे एक पैनल बनता है और वो बताता है इसका नाम जीटी अंडा है जो कि ह्यूमन रेस से है और इसकी कल्टीवेशन नॉन लेयर क्विंचिंग बॉडी है और इसके जो मेरिट पॉइंट होते हैं वो माइनस में 1 लाख होते हैं, जिसे लाइफ फोर्स लॉटरी के एक्सेट्रा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। और 3 दिन की लाइफ रह गई है इसके पास आइटम कुछ भी नहीं बचा हुआ है, कोई भी फीट्स नहीं है, कोई भी अच्छे काम नहीं किए हुए हैं और इसके पास अदर फंक्शन है लॉटरी और मॉल। और जैसे ही जब लूजियो देखता है कि इसके जो मेरिट पॉइंट है वो माइनस में 1 लाख है तो एकदम से वो शॉक हो जाता है और वो क्या लगता है कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मेरे माइनस मतलब नेगेटिव में 1 लाख मेरिट वैल्यू है और इसके कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास सिर्फ 3 दिन की लाइफ बची हुई है। तभी सिस्टम एक और नोटिफिकेशन भेजता है और कहने लगता है कि रीडिटेक्टिंग कर रहा है, प्रोग्रेस चल रही है और जो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसे करेक्ट किया जा रहा है। जीटी आंटो जाने की लूजियो से चेंज हो चुकी है इसकी आत्मा, इसकी सोल, और जिसके कारण प्री टास्क ट्रिगर्ड हो चुका है मेन क्वेस्ट के लिए अपने दुश्मनों को हरा दो और अपनी बॉडी को वापस से रिस्टोर करने के लिए यहाँ पर जितनी भी टास्क है उन्हें कंप्लीट करना पड़ेगा तुमको ताकि तुम्हारी मेरिट पॉइंट 0 तक पहुंच जाए। और सिस्टम के द्वारा इस समय पर होस्ट को बहुत ज़्यादा कमजोर देखा जा रहा है, जिसके कारण एक न्यू पैक्ड गिफ्ट के तौर पर तुम्हें दिया जा रहा है। क्या तुम इसे ओपन करना चाहोगे? ये सुनने के बाद लूजियो का तो एक्साइटेड भर जाता है और उससे क्या लगता है अभी अभी ओपन करो इस गिफ्ट पैक को, मैं अभी ओपन करके देखना चाहता हूँ आखिरकार मुझे सिस्टम के द्वारा क्या गिफ्ट दिया जा रहा है। और इसको देखकर कभी एक्साइटेड हो जाता है और इससे क्या लगता है ये मेरे लिए इतनी तो बुरा भी नहीं है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिरकार इस सिस्टम में मेरे लिए ये प्री टास्क क्यों ओपन किया है, क्यों रिलीज किया है। क्योंकि जो जीटी अंडा है उसने पूरी जिंदगी में बहुत ज्यादा इविल काम किए हैं, बहुत ज्यादा बुरे काम किए हैं, लेकिन जो सिस्टम है वह अभी भी रीजनेबल है और उसे पता हुआ है कि जो ओल्ड बॉडी है वो मेरे लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है, इसलिए इन्होंने मुझे न्यू भी गिफ्ट पैक दिया है रिवॉर्ड के तौर पर। तभी वहाँ पर एक और नोटिफिकेशन आता है, यहाँ पर सिस्टम के द्वारा लिखा जाता है कि तुम्हें एक रिवर्सल कार्ड दिया जा रहा है, अगर तुम इस कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारी लाइफ फोर्स है वो कुछ समय के लिए वापस आ जाएगी। इसको देखने के बाद जो लूजियो होता है मन में सोचते क्या लगता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा बुरी बात है कि जो जीटी अंडा का सारा कल्टीवेशन है वो ऑलरेडी जा चुका है और जरा इस बॉडी को देखो तो जरा कितनी तो बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसके पास इतनी पावर बची हुई है कि जो अभी भी कोई बॉडी का इस्तेमाल कर सकता है। और एक नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें 3 पीक कार्ड मिल चुके हैं, अगर तुम इस कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो तुम 30 मिनट तक जीत यानदाओं के सबसे ज्यादा पीक लेवल पर जो कल्टीवेशन था उस पावर को हासिल कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट तक। भाई तो अनलिमिटेड ऑफर देके कभी पानी पिला रहा है पानी। ये देखने के बाद लूज होता है वो मन में सोचते क्या लगता है क्या जीत यानदाओं का पीक स्टेट कार्ड, क्या जो पीक स्टेट कार्ड है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है जीत यानदा का कल्टीवेशन लेवल का। और जब इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो डिक्लाइनिंग में चल रही थी, इसने फिर भी इस दुनिया के टॉप 10 एक्सपर्ट को कड़ी टक्कर दी थी और ड्रॉ कर लिया था मैच को। तो अगर मैं पीक स्टेट पर पहुंच जाता हूँ जो मेरे लिए कभी तो मुश्किल नहीं होने वाला इन टॉप 10 एक्सपर्ट को हराने में। और तभी उसे एक और कार्ड मिलता है फेटल ब्लॉक कार्ड और इसे 5 बार इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो इस्तेमाल है वो ऐसा है कुछ, अगर कोई भी तुम्हें बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक तुम पर किया जाता है तो जो ऑटोमेटिकली कार्ड है वो 5 बार उस अटैक को रोक सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है किस तरह का अटैक है। और तभी वो रिवर्सल कार्ड को अपने हाथ में लेता है और उसको देखकर कहने लगता है कि जो रिवर्सल कार्ड है अगर मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ तो मेरी जो लाइफ फोर्स है वो कुछ लाइफ फोर्स मेरे वापस आ जाएगी। और जैसे ही उसको यूज करता है तो वहाँ पर ग्रीन कलर की एक लाइट का एक धमाका होता है और इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि इसके जो 5 स्टूडेंट होते हैं वो ये देखकर शॉक हो जाते हैं और कहने लगता है अगर ये किस तरह की पावरफुल एनर्जी है, हमारे मास्टर के पास वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल है जिन्होंने अभी तक हमें नहीं सिखाया हुआ है। जब से मास्टर को इनके स्टूडेंट के द्वारा धोखा दिया गया तब से तो बिल्कुल नहीं सिखा रहे हमें और उन्होंने अभी तक हमें सारे की सारी नॉलेज नहीं सिखाई है। तभी फोर्थ डिजिबल कह पड़ती है कि लेकिन अभी मैंने क्लियरली सेंस किया था कि जो मास्टर की जो एनर्जी है वो बिल्कुल भी नहीं बची हुई इनके पास स्पिरिचुअल एनर्जी। और तो और ये भी रिमोर्स फैले हुए दुनिया में कि मास्टर को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं इस समय पर। तभी उनका 5th डिसिबल बोल पड़ता है कि जो मास्टर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को छुपाना उनके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट बात टास्क नहीं होने वाला, तो उनकी अपीयरेंस से बिल्कुल इतनी तरीके से बेवकूफ़ मत बन जा रहा। और अभी मास्टर के परफॉर्मेंस के अगर देखा जाए तो सब कुछ उनके कंट्रोल में चल रहा है अभी इस वक्त। और वो 9th डिजिबल से पूरी लगता है लिटिल 9 मास्टर जो है वो तुम पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो शायद तुम्हें पता होगा, तुम बता सकते हो कि आखिरकार ये किस तरह की एनर्जी वेव निकली हुई है। तभी जो 9th स्टूडेंट होती है वो उससे क्या लगती है आखिरकार मुझे इसके बारे में कैसे पता होगा, आखिरकार वह बुढ़ा आदमी बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल जो है। तभी उस बैरियर के बाहर से कुछ लोग आते हैं चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, जंपिंग माउंटेन के डीमन
हमें तुमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है और जल्दी से बाहर आ जाओ और सरेंडर कर दो और हमारे हाथों से मारे जाओ। और तभी पे चारों को चारों जो स्टूडेंट होते हैं वो देखकर वो लगता है आखिरकार ये कौन चिल्लाने में लगा हुआ है। और उनमें से एक स्टूडेंट बोल पड़ता है, ये तो जुओ जीफेंग है, जो कि हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का हेड डिसिपल है। और ये भी कहा जाता है रूमर्स में कि ये अभी अभी डिवाइन कोड रियलमी पे कुछ समय पहले ब्रेक थ्रू किया है। और जरा इस बंदे को देखो जरा, इसने अभी कुछ समय पहले ही तो डिवाइन कोड रियलमी पे ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन ये अकेला बंदा यहाँ पर सोचने में लगा हुआ कि ये हमें हरा सका है, हमें हरा सकता है। इस बंदे के लिए तो हमारी जूनियर सिस्टर ही काफी अपोनेंट के तौर पर। ये तो वाकई में हमारे लिए काफी तो बुरी बात है कि ये लोग काफी संख्या हमारी संख्या के मुकाबले में इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। इन लोगों से हमें बिल्कुल भी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हमें सबसे ज्यादा डरने की जरूरत है तो उन 10 एक्सपर्ट से जो कि इनके पीछे खड़े हुए हैं, क्योंकि उन 10 एक्सपर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो पिरामिडल स्पिरिट रिवोल्यूशन रियलमी की है। तो हम अपने एल्डर सीनियर ब्रदर पर और तो विश्वास नहीं कर सकते और उनके भरोसे यहाँ पर नहीं रह सकते। अब बस हम अपने माशा पर भरोसा कर सकते हैं कि अगर उन्हें पास कोई स्ट्रेंथ बची हुई हो ताकि वो उन सभी के सभी टॉप 10 एक्सपर्ट को यहाँ से भगा सके जल्द से जल्द। और तभी जो 5th डिसिपल होता है वो उससे कह लगता है, लेकिन सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो अगर हम लोग यहाँ से भागना चाहें तो आखिरकार किसमें इतनी हिम्मत है कि वह हमें यहाँ पर रोक सके। तभी 3rd डिसिपल कहने लगता है कि मास्टर ने अभी तक मुझे मेरा वेपन नहीं दिया है, तो आखिरकार मैं इस जगह को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। तभी 4th डिसिपल होती है वो उससे कह लगती है कि आखिरकार तुम्हारे लिए वो टूटा हुआ वेपन ज्यादा जरूरी है अपनी लाइफ से। तभी वहाँ पर जो सबसे छोटी जो स्टूडेंट होती है जो लोली जैसी दिखने में लगी हुई, जो 15 साल की है इस वक्त, भाई लोली है, जो भी मतलब बवाल दिख रही होती है। भाई इतने बड़े बड़े बाल कैसे हो गए, समझ ना आ रहा। और वो उनसे कहने में लगी हुई होती है कि सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर, क्या आपने एक बार भी एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा है कि आप मास्टर के साथ मिलकर फाइट करना चाहेंगे, क्योंकि मास्टर ने अपनी पूरी की पूरी लाइफ लगा दी है हमें टेक्निक सिखाने में, तो आखिरकार तुम मास्टर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी जो 4th स्टूडेंट होती है वो उससे कहने लगती है, यंगेस्ट जूनियर सिस्टर, तुम अभी अभी नई सेक्ट में आई हो तो तुम्हें बहुत कुछ इस सेक्ट के बारे में नहीं पता। भले ही मास्टर ने हमें अपनी टेक्निक्स के बारे में सिखाया हुआ है, लेकिन इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी किया है। और उससे कहने लगता है, लेकिन हम इसी के कारण बहुत ज़्यादा पावरफुल भी तो बन चुके हैं। और बताता है कि तुम इस वक्त बहुत ज़्यादा नेव हो, बहुत ज़्यादा मासूम हो। तो ज़रा देखो तो जरा हमारे जहाँ तक माउंटेन को कितना ज़्यादा बदनाम कर रखा है कि ये टॉप 10 एक्सपर्ट भी यहाँ पर हमसे फाइट करने के लिए आए हुए हैं। और हमारे इस माउंटेन की जो रेपुटेशन है वो डीमंस के तौर पर जानी जाती है, 9 ग्रेट डीमंस के तौर पर। और जिस मास्टर को तुम अभी देखने में लगी हुई है, जिस तरह का मास्टर होता है उसी तरह के उसके स्टूडेंट भी होंगे, सीधी सी बात है। तभी 9th स्टूडेंट उससे कहने लगती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या तुम किस तरह के बहाने मारते हो, लेकिन तुम इस तरह के बहाने मारकर अपने मास्टर को धोखा नहीं दे सकते। और भाई उनकी बातें चल रही होती है, दूसरी तरफ हमें जियाद यूटियाना की तरफ दिखाया जाता है, जो कि अपनी अंगड़ाइयां लेते हुए गहरा होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है, मैं तो इसको मूव भी ना कर पा रहा। भले ही मैंने अपनी 30 सालों तक ओवर टाइम किया है ऑफिस वर्कर के तौर पर और रातों रातों तक ओवर टाइम किया है, लेकिन मुझे ज्यादा से ज्यादा ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि मैंने 30 साल का बुढ़ा आदमी था। लेकिन अचानक से मुझे पता चलता है कि मैं इस बुड्ढे की बॉडी में आ चुका हूँ और इसको अडॉप्ट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होते जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा किस्मत वाली बात यह है कि मेरी जो लाइफ फोर्स है वो 313 दिन से बढ़ चुकी है। और इस सिस्टम के द्वारा जो मॉल मुझे प्रोवाइड किया जा रहा है, इस मॉल के इस्तेमाल से मैं वेपन, एक्सपीरियंस कार्ड और स्किल्स को बाय कर सकता हूँ। इसका मतलब ये होगा कि मैं अपनी एज को रिवर्स कर सकता हूँ। लेकिन ये वाकई में बहुत ज़्यादा शर्म की बात है और बहुत ज़्यादा पिटी वाली बात है कि मैं जो मुझे रिवॉर्ड आइटम मिले हुए हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा छोटे हैं। लेकिन अभी की जो इमीडिएट क्राइसिस है, परेशानी अभी की, मुझे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसे निपटने के लिए। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उस बैरियर पर उन टॉप 10 एक्सपर्ट के द्वारा लगातार अटैक किया जा रहा है। इसको देखकर जो लू जो होता है वो मन में सोचते कहने लगता है, क्या इस दुनिया के जो कल्टीवेटर है वो वाकई में इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन पर भी शांति नाम की चीज़ नहीं है। तभी वहाँ पर उसके चारों को चारों स्टूडेंट आ जाते हैं मास्टर की तरफ। और जीत्यानंद मन में सोचते कहने लगता है, जो आसपास का जो जीत्यानंद माउंटेन है वो वाकई में ट्रेजर लैंड है और इसमें जो बैरियर लगाया हुआ है इसे तोड़ना इतना ज़्यादा आसान नहीं है और इसका जो पोटेंशियल है वो मल्टीप्लाई होते जा रहा है। और जरा इन्हें देखो तो ये सभी के सभी प्रोबेबल स्प्रिट ट्रिब्यूशन रियलमी पर है, लेकिन इस बैरियर को तोड़ नहीं पा रहे वो इतनी आसानी से। और तभी वहाँ पर जो 9th स्टूडेंट होती है मास्टर से कहने लगती है, मास्टर आपको ऑल द बेस्ट हो। मास्टर आपको देखो सर, आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि आप पहले के मुकाबले में काफी ज़्यादा जवान हो गए हैं। और तभी वो 9th स्टूडेंट को अपने पास बुलाता है और उसके सर पर अपने हाथ से पैट करता है और कहने लगता है, तुम अभी भी काफी ज़्यादा वेल बिहेव्ड हो। लेकिन वहाँ पर दूसरे स्टूडेंट होते हैं, ये देखकर मन में सोचते कहने लगते हैं, मुझे विश्वास नहीं होता कि इस बुड्ढे की दूसरी साइड भी है और इस दूसरी साइड में इतना ज़्यादा जेंटल है ये। तभी वहाँ पर 3rd स्टूडेंट आता है और उससे कहने लगता है, मास्टर ये जो आपका स्टूडेंट है वो आपसे परमिशन लेना चाहता है कि वो इन दुश्मनों से फाइट करे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इन स्किन के द्वारा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाऊं। तभी ल्यूजियो उसकी तरफ बड़ी आंखों से देखता है घूरते हुए। इसको देखने के कारण जो 3rd ब्रदर होता है, जो 3rd डिसिपल होता है, वो एकदम से शॉक हो जाता है, घबरा जाता है। और जीत्यानता उससे कहने लगता है कि मेरे पास अभी भी एक स्ट्रेटेजी है जिसके कारण मैं अपने दुश्मनों को हरा सकता हूँ, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। और वो ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट उसका इंतजार कर रहे हैं और कहने लगता है कि तुम मुझे फॉलो करो।
और मैं तुम्हें दिखाता हूँ किस तरीके से बैटलफील्ड में फाइट की जाती है। और वो बैटलफील्ड के मैदान में कूद पड़ता है। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं वो उस पर अटैक करने में लगे हुए होते हैं। तभी उनमें से एक चिल्लाते हुए कह लगता है कि सभी के सभी लोग और ज़्यादा हार्ड वर्क करो और ज़्यादा मेहनत करो और ज़्यादा पावरफुल तरीके से अटैक करो उस बैरियर पर। ये बैरियर जल्दी टूटने वाला है। और जियांगतांग माउंटेन का जो फॉरफादर है वो सीरियसली इंजर्ड हो चुका है हमारे टॉप 10 मास्टर्स के द्वारा। और इस वक्त ये किसी कछुए से कम नहीं है जो कि अपने शैल में छुपकर बैठा हुआ है। अगर ये पास्ट में होता तो इस समय पर जो जियांगतांग है, आई मीन जियांगतांग माउंटेन का जो ओनर है, वो वेनरेबल डीमन, वो अब तक हमसे फाइट करने के लिए आ चुका होता। तभी वहाँ पर हमें कई सारी कल्टीवेटर्स को अटैक करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग कह रहे होते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची हुई है कि वो बाहर आकर हमसे जाकर फाइट कर सके। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का लीडर, आई मीन हेड स्टूडेंट होता है, जिसका नाम जुओ जीफेंग होता है। वो कह रहा होता है सभी के सभी लोग सावधान हो जाओ, जो ओल्ड डीमन है वो बाहर आ चुका है। और हमें वेनरेबल डीमन को दिखाया जाता है जो कि उस बैरियर के बिल्कुल कोने पे आकर खड़ा हो जाता है। और उसके जो अटैक्स होते हैं कल्टीवेटर्स के, वे उस तक नहीं पहुंच पा रहे होते उस बैरियर के कारण, क्योंकि अभी भी जो लुओ जो है वो अभी भी बैरियर के अंदर है इस वक्त। और बस उससे एक प्रांत की दूरी पर होता है, एक हाथ की दूरी पर। और उसके जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो ये देखकर कभी सरप्राइज होते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और कह रहे होते हैं कि आखिरकार तुम इस बैरियर को क्रॉस कर फाइट करने के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। तभी हमें हेवनली स्वॉर्ड सेट के सेक्ट मास्टर लुओ जैंगफेंग को दिखाया जाता है जो कि वेनरेबल डीमन से कहने में लगा हुआ था मैंने तुम्हें एक मंथ से नहीं देखा हुआ है। और जरा तुम्हें देखो तो जरा डीमंस के जो फादर है उन तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा जवान हो चुके हो। तभी लू जो उससे कहने में लगा होता है लुओ जैंगफेंग तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ड नहीं बन रहे हो अब। तभी लुओ जूफेंग चिल्लाने लगता है कि तुम इस तरीके से प्रिटेंड करना मेरे सामने बंद करो। मुझे पता है कि तुम अपने स्टूडेंट और बाकी छोटे लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब जल्दी से तो हमारे सामने सरेंडर कर दो बिना किसी फाइट के। और अगर तुम ऐसा कर देते तो हमारे जो न्याय करने वाले सेक्ट हैं वह सभी की सभी तुम्हारी बॉडी को बिल्कुल एक पीस में छोड़ देंगे। और तभी वो कहने लगता है कि तुम चारों का चारों देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों इस ओल्ड डीमन के स्टूडेंट हो जो कि 9 में से कुछ बचे हुए हैं। और तुम्हें मैं एक बात बता दूं, जो ओल्ड डीमन है इसे सीरियसली इंजर्ड कर दिया गया था हमारे द्वारा कुछ समय पहले। तो अब ये इसके लिए इतने ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है कि इस तरीके से वह एक्टिंग करते रखे। और वहाँ पर जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो चिल्लाकर कहने में लगे होते हैं कि मार दो इस दुश्मन को, यहाँ पर मार दो। और मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ तो ताकि तुम अपने बुराई के रास्ते को छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर चल सके और हमारी मदद करो इस ओल्ड डीमन को मारने में। तभी वहाँ पर 5th प्रिंसिपल आता है और उससे क्या लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा बकवास करने में लगे हुए हो और इतना ज़्यादा शोर मचा रहे हो कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है। और अपने मास्टर से परमिशन मांगता है और कहने लगता है मास्टर क्या आप मुझे परमिशन देंगे कि मैं उनसे जाकर फाइट करूँ, और मुझसे और ज़्यादा इंतजार नहीं हो जा रहा, मैं इसकी खाल उधेड़ दूंगा। तभी वहाँ पर 4th प्रिंसिपल आती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारी जो फ्लाइंग स्क्वाड है वो इतनी तो बुरी भी नहीं है, और अगर तुम मेरे अटैक को बिल्कुल भी झेल नहीं पाते हो तो मैं तुम्हारी द्वारा दी गई डेथ को एविडेंटली एक्सेप्ट कर लूंगी। कैसी रहेगी ये बात। तभी जो उन लोगों की मास्टर होता है यानी कि लू जियो वो उनसे मना कर देता है और उनसे कहने लगता है कि मैं आखिरकार तुम लोगों को इन टॉप 10 एक्सपर्ट से फाइट करने की परमिशन कैसे दे सकता हूँ जबकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ इस वक्त। तभी उसका स्टूडेंट उससे कहने लगता है 4th प्रिंसिपल आपने बिल्कुल सही कहा मास्टर। तभी जो कल्टीवेटर होता है जैंगफेंग का वो उससे कहने लगता है जीफेंग जल्दी से वापस आ जाओ। जो जीफेंग होता है वो अपने कदमों को पीछे बढ़ा लेता है अपनी स्वॉर्ड के साथ और वह आकर कहने लगता है आखिरकार इस दुनिया में किसे नहीं पता हुआ है कि जो जियांगतांग माउंटेन के 9 डीमंस है वो डिवाइन कोड रियलमी से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है, और एक यंग जूनियर को इस तरीके से बुली करना सिर्फ तुम डीमंस ही कर सकते हो। और आज हम द्वितीय सेक्ट के सभी जो लोग हैं वह अपनी एक साथ अपनी फोर्सेस को ज्वाइन करेंगे और इस डीमन को क्रश कर देंगे। और अब सिर्फ तुम अपने आप को ब्लेम कर सकते हो और तुम अब दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। अच्छाई को अच्छाई से रिवॉर्ड मिलता है और बुराई को बुराई से। तो तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम मीनिंगलेस रेजिस्टेंस को करना बंद कर दो। और जियांगतांग सारी की सारी बातों को सुनने में लगा हुआ है। और तभी लू जियो आता है और उससे कहने लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये अच्छाई हो या बुराई, मेरे खुद के जजमेंट्स हैं। भले ही मेरे स्टूडेंट यहाँ पर कुछ बुरे काम किए होंगे तो उन्हें इस बुराई के लिए पनिशमेंट देने का हक सिर्फ मुझे ही बनता है और किसी को नहीं। ये बात सुनने के बाद जो जोंगफेंग होता है वो उससे क्या लगता है ओल्ड मैन तुम वाकई में मजाक करना जानते हो। जब तुम उन्हें पनिशमेंट दोगे तब तक तो जो पूरी दुनिया है वो उथल पुथल मच जाएगी। जब तुम्हारे स्टूडेंट यू जैंगफेंग का नेदरवर्ल्ड सेक्ट का जो लीडर है उसने अदर सेक्ट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था तब तुमने क्या उसको सजा दी क्या, उसे रोका क्या। और जब तुम्हारा सेकंड स्टूडेंट यू शैंगरा जब उसने डायर डायनेस्टी के सेकेंडरी कैपिटल के 1000 मतलब कई हजार वेल्युएबल आइटम्स को लूट लिया था तब तुमने उसका ख्याल रखा था क्या, उसे रोका था क्या, सजा दी थी क्या। मैं तुमसे एक बार फिर से पूछना चाहूंगा जब दातियान डायनेस्टी की जो प्रिंसेस थी उसकी शादी हो गई थी वेस्टर्न रीजन से और तब उसे रॉब कर लिया गया था, क्या वह यू शोंगरेंग के द्वारा किया गया था सब कुछ।
और तुम ये जानते हुए भी उसे बिल्कुल नहीं रोका। यह बात सुनने के बाद लू जो उससे कहने लगता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और तभी लू जो फेंग होता है वापस से चिल्लाते उससे कहने लगता है, जो रॉन्ग वेफे की कॉप्स पड़ी हुई है, लाशें पड़ी हुई, बॉडीज पड़ी हुई है 3000 कल्टिवेटर्स की, वो सब कुछ उस सी के इंस्टीट्यूट के कारण हो रहा है। और इस बात से भी वो एग्री हो जाता है। और वो जो कल्टिवेटर होता है वो उससे कहने लगता है, लुओ जोंगफेंग उससे कहने लगता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये काफी अच्छी बात है कि तुमने तुम्हारी गलती को एडमिट कर लिया है। और जो टीचर है वो उनका जो टीचर है वो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, और उनका जो टीचर है वो एक नंबर का लेजी है, जो कि उसके उनकी इन गलती पर उन्हें सजा नहीं दे रहा। आखिरकार तुम मुझसे और क्या कहना चाहोगे? और तभी लुओ जो उससे कहने लगता है कि जैसे कि तुम जानते हो कि डिफरेंट क्लैन के जो लोग होते हैं उनकी डिफरेंट माइंडसेट होता है, और जो वेस्टर्न रीजन है वो डिफरेंट क्लैन है एक दूसरी कंट्री का, और जो रॉन्ग भाई है वो भी एक डिफरेंट क्लैन है, और तुम डिफरेंट क्लैन को सिंथेसाइज करके दिखा रहे हो और तुम उन पे दया दिखा रहे हो। तुम्हारे देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर अपने क्लैन को धोखा दे रहे हो। इसका मतलब तुम्हारे दिल में तो पनिशमेंट देनी चाहिए तुम्हें। तो यह बात सुनने के बाद जो लुओ जूफेंग होता है वो एकदम से भड़क पड़ता है और गुस्सा करते हुए अपनी ऑरा को रिलीज करता है, और उससे लगता है तेरी हिम्मत कैसे इस तरीके से बात करने की मुझसे। और कहता है, अगर सच ओल्ड डीमन, अगर तुम्हें वाकई में इतनी तो हिम्मत है तो तुम उस बैरियर को छोड़कर बाहर क्यों नहीं आते? और तभी लू जोंग से कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम 10 से एक साथ मिलकर फाइट करने वाला हूँ। और उसके जो स्टूडेंट होते हैं वो मन में सोचते कह रखते हैं कि जो मास्टर है वो अब ओल्ड मैन हो चुके हैं, वो पहले की तरह एलिक्वेंट पर्सन नहीं रहे। जो भी इनको डिसएग्रीज करता है उनकी बातों पर वो उन्हें तुरंत मार देते हैं। ये वाकई में बहुत ज्यादा अजीब बात है कि ये अभी भी अपने दुश्मन से इस तरीके से बात करने में लगे हुए हैं और आर्ग्यूमेंट करने लगे हुए उन फेमस ऋतुज सेट के साथ। और मुझे ऐसा फील होने में लगा हुआ है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है मास्टर के साथ। तो मैं डायरेक्टली अपनी फिंगर को उनकी तरफ तो नहीं कर सकता, और हमारे मास्टर का जो टेम्पर है वो पहले ऐसा कभी भी नहीं था। अगर सच में हमारे मास्टर के पास इतनी ज्यादा एबिलिटी है कि वो 10 मास्टर के साथ एक साथ फाइट कर सके, तो इसके बाद भी वे इस हमारे मतलब इन कल्टिवेटर्स के साथ आर्ग्यूमेंट क्यों करने में लगे हुए हैं? और तभी जो कल्टिवेटर होता है वो कहने लगता है, ओल्ड डीमन मैं भी देखता हूँ आखिरकार तुम कितने समय तक एक्टिंग करना चालू रखते हो, अब तुम मेरे इस स्वॉर्ड का मजा चखो। और तभी जो फोर्थ प्रिंसिपल स्माइल मारता है और मन में सोचते कहने लगता है, इसका मतलब तो सिर्फ एक ही कंक्लूजन बनता है कि अभी मास्टर बहुत ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड है। तभी उनका जो मास्टर होता है, जो ओल्ड डीमन है, वो उस बैरियर से बाहर निकलता है और उससे क्या लगता है, खैर जो भी हो, अब देखते हैं कि तुम्हारी मेथड किस तरह की मेथड को तुम इस्तेमाल करते हो मुझे हराने के लिए। तब ये लुओ जूफेंग होता है वो अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और हवा में उड़ता है और अपनी स्वॉर्ड को हवा में उड़ा देता है। और स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इतना ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है कि वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग ये कहने लगते हैं, ये तो हेवनली स्वॉर्ड सेट की सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है जिसका नाम हेवनली स्वॉर्ड फ्लैश है। और प्रिमिटिव स्पिरिट ट्रिब्यूलेशन का रियलमी का जो बंदा है वो इस अटैक को बिल्कुल भी झेल नहीं पाएगा और उसकी हिम्मत नहीं है इसे लेने की डायरेक्टली। भले ही तुम इस अटैक को पढ़ सकते हो लेकिन तुम्हारी हड्डियां तो फिर भी टूट जाएंगी। ये जो बुढ़ा आदमी, जो बुढ़ा डीमन है, वो वाकई में मरना चाहता है क्या? अब ये दूसरों को इस बात के लिए ब्लेम नहीं कर सकता। और तभी जो उसके स्टूडेंट होते हैं, तो 9th स्टूडेंट होती है, वो कहने लगती है और मास्टर की चिंता करते हैं, उससे कहने लगती है, मास्टर ये आप क्या कर रहे हैं? तभी जो 4th स्टूडेंट होता है उससे क्या लगता है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, जो मास्टर है वो ऐसे ही सब कुछ नहीं करने में लगे हैं, मास्टर के खुद के प्लान्स हैं और शायद इनके पास कुछ हिडन ट्रिक्स हैं और इन पीपल्स के खिलाफ उन ट्रिक्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तभी 9th स्टूडेंट उससे कहने लगती है, लेकिन मास्टर इस वक्त हेवनली स्वॉर्ड सेट के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक के सामने खड़े हुए हैं। यहाँ तक कि जो पीक होता है ना प्रोमोडल स्पिरिचुअल ट्रिब्यूलेंस रियलमी का, वह भी कम्प्लीटली इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता। इसको देखकर तो साफ साफ पता चलता है कि ये लुओ जोंगफेंग का ट्रैप है। और जीत के अंदर मन में सोचते कहने लगता है कि जब मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तब मैं अपने इस पीक स्टेट कार्ड का इस्तेमाल करूंगा और मुझे करना ही चाहिए, ऐसा करना ही पड़ेगा। और तो और मेरे जो डिसिपल्स हैं वो मुझ पर और भी ज़्यादा सस्पिशियस होते जा रहे हैं और मुझ पर तो वाकई में सामने और पीछे से दोनों तरफ से वार हो सकता है। और ये सोचते सोचते अचानक से उसे एक नोटिफिकेशन आता है सिस्टम की तरफ से, जिसमें एक साइड क्वेस्ट जनरेट हो जाती है और इसमें लिखा हुआ था, इसमें बताना ये काफी तो मुश्किल है कि आखिरकार दूसरों के दिमाग में क्या चलने में लगा हुआ है, और अगर तुम अपने स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा है वो चीज उनके ट्रू इंटेंशन बाहर लाने में कामयाब रहे तो तुम्हें कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। तभी वे कल्टिवेटर्स जीत यांदाओं पर अटैक करना चालू कर देते हैं और वो बड़ी सी स्वॉर्ड की तरह बड़ी लगती है। तभी जो 9th स्टूडेंट होती है वो उससे कहने लगती है, मास्टर जल्दी से डॉज कीजिए इस अटैक को। तभी 4th स्टूडेंट उसको देखकर कहने लगता है, भले ही मास्टर बिल्कुल भी पूरी तरीके से ठीक हो, बिल्कुल इंजर्ड ना हो, लेकिन इस अटैक को रोकना उनके लिए काफी हार्ड होने वाला है। आखिरकार आप क्या करने वाले हैं मास्टर, जरा देखे तो जरा। और तभी वहाँ पर जो इसके जो स्टूडेंट होते हैं वे भी उस पर अटैक करना चालू कर देते हैं और उससे कहने लगते हैं, हे ओल्ड मैन, अभी यहाँ पर इतनी जल्दी से मरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और तभी 3rd स्टूडेंट कहने लगता है, अगर ये मारा गया तो उन स्किल्स और वेपन्स के बारे में क्या, जिन्हें अभी तक हमें मिली नहीं है इसके द्वारा, और वह भी इसी के साथ गायब हो जाएंगी सब। और भाई यहाँ पर इनके ट्रू इंटेंशन इसके सामने आ चुके हैं। तभी उसका जो अटैक होता है वो डायरेक्टली उनकी तरफ बढ़ने लगता है और उसकी स्वॉर्ड इतनी पावरफुल होती है कि वे लोग उसके अटैक रोक भी नहीं पा रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो जीत यांदा होता है वो सब कुछ इनकी बातें सुन लेता है और मन में सोचते कहने लगता है कि विलन आखिरकार विलन ही होता है। इन लोगों को मेरे मरने से ज्यादा मेरे ट्रेजर की ज्यादा चिंता हो रही है। इन्हें इस बात का डर है कि अगर मैं मारा गया तो मेरे साथ मेरे सारे के सारे ट्रेजर मेरे साथ ही चले जाएंगे और वे इनको हासिल नहीं कर पाएंगे। ये लोग तो वाकई में एक नंबर के डेविल हैं, डेविल। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो बैरियर
होता है वे अचानक से टूटने लगता है और उसमें थोड़े थोड़े दरारें आ जाती हैं बैरियर में, और चारों तरफ से वो कल्टीवेटर्स उस पर अटैक करने में लगे हुए हैं। पावर पूरे पूरे बैरियर की जो पावर होती है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और वो बैरियर टूटना चालू हो चुका है। और मुझे इस बात का डर है कि ये बैरियर अब ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाला, और जो खतरनाक ब्लॉक्स मतलब खतरनाक अटैक को रोक सकता हूँ मैं सिर्फ 5 बार ही मेरे पास मौके हैं। और वो ट्रक जो मेरा कार्ड है वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि यह चीज़ अभी तक मुझ पर बिल्कुल भी अटैक नहीं हुआ है किसी प्रकार से, और ये छोटे मोटे अटैक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते अभी। लेकिन मेरे स्टूडेंट ही मेरे खिलाफ जाने वाले हैं, ये वाकई मेरे लिए बहुत ज़्यादा बुरी न्यूज़ है। तभी वहाँ पर बाकी जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो ये देख कर एकदम से खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं मुझे पता था कि जो ओल्ड डीमन कहीं का ये बस एक्टिंग करने में लगा था काफ़ी समय से, तो आखिरकार ये हमारे अटैक से इतनी ज़्यादा बचने की कोशिश क्यों कर रहा है। किसने सोचा था कि दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल डीमन जी इस हालत में एक दिन आ जाएगा। मैं तभी तीसरा बंदा कह लगता मैंने देखा ये कितनी ज़्यादा शर्म की बात है इसके लिए। तभी वे कल्टीवेटर उससे कहने में लगा हुआ होता है मैंने तुम्हें देख लिया, अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है, ये तो वाकई में तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा शर्म की बात है। आज मेरी आंखें खुल गई ये सब देखने के बाद। तो वेंड्रेबल डीमन का जो स्टूडेंट होता है वो उससे कहने में लगा हुआ होता है जरा देखो तो जरा लुओ जंगफेंग, तुम वाकई में एक नंबर के शेमलेस बंदे हो। जब तुम अपने सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक का इस्तेमाल कर रहे हो और तुम चाहते हो कि मेरे मास्टर उस अटैक को बस खड़े खड़े झेल लें, तुम्हें लगता है कि हमारे मास्टर एक नंबर के बेवकूफ़ है। तभी जंगफेंग उससे कहने लगता है जो यूए मैं तुम्हारे मास्टर के खिलाफ फाइट करने में लगा हुआ हूँ, और तुम्हारे मास्टर तो इस बारे में कुछ भी नहीं कह रहे हैं, तो आखिरकार तुम हमारी फाइट में इतने इंटरवीन क्यों कर रहे हो। और इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम डीमंस के एंसेस्टर हो, ये तुम्हारा स्टेटस था अब वो पहले के मुकाबले में नहीं रहा है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम जांग युनशान होता है, वह उससे कहने में लगा होता है कि इन जैसे चीज़ों को मैं संभाल लूंगा। और इसका जो डीमन ओल्ड डीमन जी है वो अपने स्टूडेंट को चाहता है कि वह उसे बचाए, लेकिन लुओ जी को तो कुछ भी फर्क पड़ नहीं रहा होता है, क्योंकि वो तो इस वक्त जो ये टॉन्ट है वो तो है ही नहीं, तो इसकी बॉडी में कोई और सोल है, और इसे इतने बड़े टॉन्ट से ज़्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला। और खेल लगता है मन में सोचते हैं ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा बोरिंग टॉन्ट है मेरे लिए, और मेरे पास अभी भी 3 पीक स्टेट कार्ड्स बचे हुए हैं और तो और एक 1.5 आवर भी बचा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ अगर मैंने इसे एक बार इस्तेमाल कर लिया तो मुझे जल्द से जल्द इस मैटर को सॉल्व करना होगा और सभी को पीट देना होगा अपनी फुल पावर के साथ। तभी जो फोर्थ स्टूडेंट होता है वो उससे लगता है मास्टर आखिरकार आप इतने ज़्यादा टॉन्ट्स को क्यों झेलने में लगे हुए हो, आप तो बहुत पावरफुल हो, तुम तो आसानी से हमारे जो मास्टर है वो इतने ज़्यादा पावरफुल है कि वे आसानी से 10 ग्रेट एक्सपर्ट को आराम से झेल सकते हैं, और बाकी के जो सोल्जर्स हैं बस नॉर्मल सोल्जर्स है कीड़े मकोड़ों की तरह, और उन सभी को तो हम अकेले ही संभाल लेंगे। तो क्या ये ठीक नहीं रहेगा हमारे लिए। तभी जो लुओ जो होता है वो उससे कहने लगता है कि तुम अपनी मास्टर की स्ट्रेटजी को इतना ज़्यादा डाउट करने में लगे हुए हो। तभी वो उससे कहने लगता है जो फोर्थ डिसिपल होता है वो उससे कहने लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी लुओ उसको बुलाता है फोर्थ डिसिपल को, उससे कहने लगता है हे तुम इधर आओ, और फोर्थ डिसिपल कहने लगता है कि मैं यहाँ पर हूँ मास्टर, और मन में सोचते हैं लुओ कहने लगता है कि सबसे बाहर के दुश्मनों से निपटने से पहले ये मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा कि अगर मैं घर के दुश्मनों से पहले निपट लूँ, और मुझे इस बात का डर है कि इसे ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, और अगर मैंने अपने ही अंदर के दुश्मनों से पहले नहीं निपटा तो ये मेरे लिए वाकई ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ होगी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पीक स्टेडियम कार्ड नहीं बचे हुए हैं और मेरे पास सिर्फ लिमिटेड टाइम है। एक बार ये सब खत्म हो गया तो मुझे एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाऊंगा, और तब मुझे कौन बचाएगा। और तभी लुओ चिल्लाते हुए कहने लगता है तुम तो वाकई में बहुत ज़्यादा हिम्मत आ गई तुम्हारे अंदर कि तुम यहाँ पर अपने मास्टर को इस तरीके से डिस्टर्ब करने में लगे हो। तभी थर्ड डिसिपल उससे कहने लगता है मतलब थर्ड स्टूडेंट कहने लगता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, यह आपके स्टूडेंट की गलती थी, लेकिन आपका जो स्टूडेंट था वो अपने मास्टर की सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता करने में लगा था। जरा उस बास्टर्ड लुओ जंगफेंग को देखो तो जरा, वो आपको ट्रैप में फंसाने की कोशिश करने में लगा हुआ है, तो आप उसकी ट्रिक्स में इस तरीके से नहीं फंस सकते। तभी फोर्थ स्टूडेंट उससे कहने लगता है आप इतनी ज़्यादा परेशानी क्यों उठा रहे हो, आपके लिए इतना ज़्यादा एक्टिंग कर ली, आपके लिए काफ़ी होगा इतना तो। और वो थर्ड स्टूडेंट से कहने लगता है कि अब तुम उठ सकते हो, हमने काफ़ी देर इसकी एक्टिंग झेल ली। और सारे के सारे स्टूडेंट वहाँ पर आ जाते हैं, जो लौंडिया होती है वो भी कहने लगती है मास्टर आप जल्द से जल्द गिव अप कर दो तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप अपनी सारी की सारी टेक्निक्स और सारे के सारे वेपन्स अगर हमारे हवाले कर दो तो हम आपकी दिल से मदद करेंगे और आपको जितना हो सके उतना बचाने की कोशिश करेंगे इन लोगों से, क्योंकि अब तुम हमेशा हमारे मास्टर थे, मास्टर हो और मास्टर ही रहोगे। तभी जो लास्ट 9th डिसिपल होती है वो उससे कहने लगती है ब्रदर एंड सिस्टर तुम लोग सच में ये सब करने वाले हो। तभी लुओ जंगफेंग होता है वो उससे कहने लगता है अगर कोई पर्सन अपने आप के घर में ही परेशानियों को इनवाइट करता है तो उसका कुछ भी नहीं हो सकता। और सभी के सभी लोग कहने लगते चिल्लाते जैसी करनी वैसी भरनी, इसने दूसरों के साथ बुरा किया था और अब इसके साथ ही बहुत ज़्यादा बुरा किया जा रहा है इसके लोगों के द्वारा, और तो और हमारे सेट को इसके खिलाफ एक्शन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। तभी ये लुओ जो होता है और वो 9th डिसिपल से पूछने लगता है युआन तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पा रही होती है। और जीत अंडा उससे कहने लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार तुम क्या कहना चाहती हो, तुम जो भी कहना चाहती हो मुझसे कह सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे मास्टर था और हमेशा तुम्हारा मास्टर रहूंगा, और मुझे पता है मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है तुम्हारा मास्टर बने हुए, लेकिन मैंने इस तरह की ग्रेट स्टोरी कभी भी नहीं देखी है। जब तुम्हारे एल्डेस्ट एंड सेकंड सीनियर ब्रदर ने मुझे छोड़कर गए थे इस जियांतंग माउंटेन में, वह उस समय पर काफी देर फ्री थे तुम्हारे मुकाबले में, तो
तभी वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आता है यहाँ पर, उसमें नोटिफिकेशन में लिखा आता है कि तुम्हारी जो साइड क्वेस्ट थी वो कंप्लीट हो रही है। और ये काफी तो मुश्किल है तुम्हारे लिए कि तुम दूसरे के दिमाग में क्या चलने में लगा हुआ है। इसके गिफ्ट के तौर पर तुम्हें सच देखने वाली आंखें दी जा रही है रिवॉर्ड के तौर पर, और इसका इफेक्ट परमानेंट रहने वाला है। और तभी देखा जाता है किसकी रॉयल्टी कितनी ज्यादा है इसके खिलाफ, और तभी पता चलता है कि युआन की जो लॉयल्टी होती है वो इसके खिलाफ 60% होती है। और इसकी जो लॉयल्टी वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होती जा रही है। और जुआन उससे कह लगती है, मास्टर ये आपकी जो डिसिपल है वो कभी भी आपको धोखा नहीं देगी। ये छोटी बच्ची तो वाकई में बहुत ज्यादा समझदार निकली भाया, लेकिन जो फोर्थ डिसिपल होता है उसकी लॉयल्टी होती है वो 15% पर पहुंच चुकी होती है, और वो अभी भी कम हो रही है। और थर्ड डिसिपल की लॉयल्टी 23% होती है और वो भी कम हो रही है। और फिफ्थ डिसिपल की लॉयल्टी होती है वो 35% होती है और उसकी भी लॉयल्टी कम होती जा रही है। तभी तो सिस्टम नोटिफिकेशन उसे बताता है कि तुम इस बात को याद रखना, जैसे इनकी लॉयल्टी 0 तक पहुंच जाएगी तो ये तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे और तुम्हें धोखा दे देंगे। और अगर तुम्हारी लॉयल्टी 80 तक पहुंच जाती है तो वो तुम्हारे खिलाफ बिल्कुल भी कोई अटैक नहीं करने वाले, और 90 तक पहुंच जाएगी तो एब्सोल्युटली लॉयल होंगे तुम्हारे पास, तुम जो कहोगे वह करने को तैयार होंगे। तभी जो जीतियान होता है वो मन में सोचते कहने लगता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तीनों की जो लॉयल्टी है वो काफी ज्यादा कम हो रही है, तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जो जियाओ युआन है उसकी जो लॉयल्टी वो धीरे धीरे बढ़ रही है। और कहने लगता है उन लोगों से, अब जबकि समय आ चुका है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल चुका है, तो मुझे और ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो मास्टर है वो वाकई में बहुत ज्यादा इंजर्ड है। ये बात उनको बताने लगता है, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। और जैसे ये बात इनको पता चलती है तो इनके जो 3 स्टूडेंट होते हैं उनकी जो लॉयल्टी होती है वो -5 में पहुंच जाती है। इसका मतलब अब इन्होंने सेट को भी धोखा दे दिया अपने। लेकिन जो जीतियान होता है वो अपने एक कार्ड को एक्टिवेट करता है और उससे क्या लगता है, भले ही मैं इंजर्ड हूँ लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि तुम अपने मास्टर के ऑर्डर्स को नहीं मान सकते और तुम मुझे धोखा देने की सोच रहे हो। और जैसे भी अपने कार्ड को एक्टिवेट करता है तो वो है अपनी पीक की पावर पर पहुंच जाता है और वो अपने ऑरा को रिलीज करता है। बस उसके ऑरा रिलीज करने भर से ही उसके तीनों के तीनों स्टूडेंट से मुंह से खून निकलने लगता है और वो तीनों दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन एक जो स्टूडेंट होती है युआन, उससे कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि ये अभी भी लॉयल है अपने मास्टर के खिलाफ, इसलिए इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा हुआ। ये एकदम ईमानदार लड़की है। और तभी वहाँ के बाकी जो कल्टिवेटर्स होते हैं ये देखकर कभी शौक हो जाते हैं और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता कि आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है, और वहाँ पर धमाके होने लगते हैं। और तभी वो तीनों के तीनों स्टूडेंट उससे माफी मांगने लगते हैं अपने मास्टर से और कहने लगते हैं, हमने अपनी गलती को पहचान लिया है मास्टर, हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन 9th डिसिपल को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर सब क्या चल रहा है। देखकर वो भी कभी तो शौक होती है और बाकी के स्टूडेंट भी अपने घुटनों के बाद टिक जाते हैं, लेकिन उनके मुंह से खून निकल रहा है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है इसको जो मास्टर होता है वो अपनी पीक पावर पर पहुंच चुका है और वो इस वक्त इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसका ऑरा इतना ज़्यादा डरावना दिख रहा है। और उनसे कहने लगता है कि पीक पावर को महसूस करने की जो फीलिंग है वो कुछ और ही होती है, ये मज़ा कभी मैं इसको भूल नहीं पाने वाला। और तब जैसे ही वो अपनी पावर को रिलीज करता है तो वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और आसमान में एक बहुत बड़ी एनर्जी की बीम बन जाती है और उसका जो बैरियर होता है जिन माउंटेन का, जियांगतांग माउंटेन का, वो पूरी तरह से टूट जाता है। ये देखने के बाद लुओ होंगफेंग भी कभी शॉक हो जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं और वो कहने लगता है क्या इसका बैरियर बस इसकी एनर्जी से टूट गया है। तभी वहाँ के अदर कल्टिवेटर्स होते हैं टॉप 10 के, वो कहने लगते हैं क्या ये बंदा इंजर्ड नहीं हो गया था हमारे द्वारा, तो आखिरकार इसके पास इतनी ज़्यादा पावर एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे बची हुई है। मैंने अभी अभी इसका शर्मिंदा होते हुए चेहरा देखा था जब मैं बैरियर के अंदर गया था, जब हमारे मास्टर ने इस पर अटैक किया था। दूसरा बंदा उससे क्या लगता है, मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा बुरा महसूस होने में लगा हुआ है यहाँ पर। तभी तीसरा बंदा उससे कहने लगता है इस तरीके से बकवास बंद करो, जो मेरे पैर हैं इसको देखकर ही कांपने लगे हैं। और तभी यहाँ कर जो जियांगतांग के जीतियान के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो तीनों के तीनों उससे माफी मांग लगते हैं। उससे कह लगते हैं हम अपनी गलती को मानते हैं मास्टर, तो हमें माफ कर दीजिए। तभी जियांगतांग उससे कहने लगता है कि जब तुमने इतनी ज़्यादा गलती बड़ी कर ही दी है तो इसके बदले में तुम्हें सजा तो मिलनी बनती है। और तभी भी अपने पावर से उन तीनों पर अटैक करता है, जैसे कारण वो तीनों के तीनों और भी ज़्यादा दूर जाकर गिरते हैं और उनकी मुंह से इतनी मात्रा में खून निकलता है, इतने में साले किसी का पूरी का बॉडी का खून चूस जाए। कहाँ से रहा भाई इतना ब्लड। और उन तीनों से उस बंदे ने निपट लिया है। तभी ऊपर उसको सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ 29 सेकंड बची हुई है। और मन में सोचते कहने लगता है कि इस कार्ड को इस्तेमाल करते करते मैंने इन पर काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद कर दिया है अपना, और अब सिर्फ आगे के कल्टिवेटर्स बचे हुए हैं और इन कल्टिवेटर्स को चूजे के बराबर है मेरे, और बस सबसे ज़्यादा मुसीबत मतलब परेशानी होगी मुझे इन टॉप 10 कल्टिवेटर से निपटने में। और तभी वह आसमान में उड़ने लगता है और उससे कहने लगता है चलो देखते हैं आखिरकार तुम्हें जो 1 मंथ का गैप मिला था उस मंथ में तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हुए हो। तभी जो जीतियान होता है वो अपनी पीक पावर को रिलीज कर देता है और तभी 100 रिवोल्यूशन अंडरवर्ल्ड धर्मा बॉडी को रिलीज करता है वह अपनी, जिससे कारण वहाँ पर एक स्पिरिचुअल एनर्जी का डीमन टाइप का बन जाता है। VR कह सकते हो, वर्चुअल रियलिटी। इसको देखने का वहाँ पर जितने भी लोग खड़े होते हैं वो घबरा जाते हैं और सभी के सभी लोग कहने लगते हैं, तभी जो टॉप 10 मास्टर होते हैं वो कहने लगते हैं सभी से फाइट के लिए तैयार हो जाओ, और वह भी अपनी धर्मा बॉडीज को रिलीज कर देते हैं। और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो ये देखकर शौक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये सभी के सभी अपने फाइनल मूव का इस्तेमाल करने वाले हैं फाइट करने के लिए, ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा भयानक फाइट होने वाली है यहाँ पे। तभी कहने लगते हैं ये तो जीतियान को सबसे ज़्यादा पावरफुल मूव होने वाला है, 100 रिवोल्यूशन ऑफ अंडरवर्ल्ड धर्मा बॉडी को इस्तेमाल करने वाला है। जल्दी से सभी के सभी लोग पीछे हट जाओ और धर्मा बॉडीज के पीछे छुप जाओ, बाकी के यंग मतलब बाकी के मास्टर के पीछे।
और तभी जो बंदा होता है वो उससे कहने लगता है सभी को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि जो अंडरवर्ल्ड धर्मा बॉडी है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए पड़ती है। और अगर हम इसके एक अटैक को ब्लॉक कर दे किसी भी प्रकार से तो फिर उसके पास बिल्कुल भी पावर नहीं बचेगी हमारे साथ फाइट करने की। लेकिन भाई साहब इन्हें ये नहीं पता हुआ है कि इसके पास तो अल्टीमेट पावर है और उसका एक अटैक सिर्फ एनर्जी इतनी काफी होती है कि बाकी जितने भी नॉर्मल सोल्जर्स होते हैं वो तो निपट जाते हैं कि झटके में। और तभी ये जो तियांडा होता है वो मन में सोचते कहने लगता है कि जी तियांडा की इतनी भी ज्यादा सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक थी, उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल ये 100 रेवोल्यूशन अंडरवर्ल्ड धर्मा बॉडी है। तभी दूसरे बंदे कहने लगते तो आखिरकार इसने इतनी ज्यादा स्टार्टिंग से इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। और जी तियांडा मन में सोचते कहने लगता है क्योंकि ये बस एक ट्रायल कार्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास लिमिटेड टाइम के लिए अनलिमिटेड पावर है, इसलिए सिर्फ आधा घंटे के लिए मेरे पास समय बचता है एक कार्ड इस्तेमाल करने पर। तो ये ज्यादा बेटर रहेगा कि मैं अपने सबसे पावरफुल मूव का इस्तेमाल करूं और मेरी स्पेशल एनर्जी कभी भी खत्म नहीं आ रही है। तभी जी तियांडा उससे कहने लगता है जुओ हांगफांग, मैंने सुना है कि तुम्हें स्वॉर्ड इस्तेमाल करना काफी पसंद है। भाई उसका तो ये देखकर पसीने छूट जाते हैं और कांपने लगता है। और जी तियांडा उससे कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने वाला हूँ। और तभी ये इम्परफेक्ट हेवन फेवर की स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपनी 2 उंगलियों से ही 2 फिंगर से एक स्वॉर्ड बना लेता है। और वहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है। वहाँ पर उसके जो स्टूडेंट होते हैं जी तियांडा के, वो देखकर शॉक हो जाते हैं और उससे कह लगते हैं कि ये इम्परफेक्ट हेवन का फेवर की स्वॉर्ड टेक्निक है, ये वह नहीं है क्या, ये तो तियानी मेथड की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक है। और जो तियानी मेथड है उसमें स्पीयरमैनशिप और स्वॉर्डमैनशिप, मैंने हमेशा तो सोचा था कि मैंने इसकी सारी टेक्निक को सीख लिया है तियानी मेथड की, लेकिन ये वाकई में मेरे लिए शर्म की बात है और दुख की बात है कि मास्टर ने मुझे अभी तक इसकी पूरी की पूरी फुल टेक्निक तो नहीं सिखाया है और मैंने इसके बारे में तो कभी भी देखी भी नहीं थी, सोचा भी नहीं था। और तभी जो 4th स्टूडेंट होता है मन में सोचते हो कहने लगता है ये सब देखने के बाद इसका मतलब ये होगा जो हमारे मास्टर है वो सिर्फ एक बार में एक ही सुपर फास्ट मतलब सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वे सिर्फ 100 रेवोल्यूशन अंडरवर्ल्ड धर्मा बॉडी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बल्कि में इम्परफेक्ट हेवन फेवर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और तो ये जिस सेकंड मूव का इस्तेमाल कर रहे हैं वे भी अनलिमिटेड टेक्निक है। क्या हम अपने मास्टर के खिलाफ कुछ ज्यादा ही गलत थे, हमने कुछ ज्यादा ही गलत सोच के रखा था कि हमारे मास्टर वाकई में इतने कमजोर है। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जी तियांडा को जो कि जैसे अपनी पावर को रिलीज करता है तो उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक, इतनी ज्यादा भयानक होती है कि बाकी जो भूतनी के बच्चे होते हैं ना सबके सब डर के भाग जाते हैं। और जी तियांडा काफी ज्यादा भयानक दिख रहा है इस समय पर। और तभी टॉप 10 कल्टिवेटर्स अपने सभी के सोल्जर्स को आदेश दे देते कि सभी के सभी लोग यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी होने वाली है। और सभी के सभी टॉप कल्टिवेटर्स वहाँ से भागना चालू कर देते हैं और कहने लगता है अगर इसने इम्परफेक्ट हेवन फेवर टेक्निक का इस्तेमाल किया तो काफी ज्यादा बवाल मचने वाला है। जैसा कि तुम जानते हो इस समय पर ये अपनी 100 रेवोल्यूशन अंडरवर्ल्ड धर्मा बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है और उसके बाद इसने अपनी हेवंस फेवर का पावर का इस्तेमाल कर रहा है और अब इसके बाद अगर इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो इसकी पावर है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। अगर हमने इस समय पर इसके अटैक से बचने के लिए रिट्रीट नहीं किया और पीछे नहीं हटे तो हम 10 के 10 पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाएंगे। और इस ओल्ड डीमन को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और इसकी पावर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है हर पर सेकंड पे। और मैं मन में सोचता कहने लगता है कि हमने जब 1 मंथ पहले इस जी तियांडा से इस तरीके से फाइट की थी तब हमें इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता था। तो आखिरकार इस 1 मंथ के बीच में इसके साथ ऐसा क्या हुआ है तो ये इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है, उस समय तो ये काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। तो आखिरकार ये सब क्या चलने में लगा हुआ है। तभी हमें जी तियांडा को दिखाया जाता है जो कि अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है पावर के तौर पर। और जैसे ही उस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है तो हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा आसमान से स्वॉर्ड की मतलब फायर एनर्जी गिरती है जिसके कारण वहाँ पर जितने भी नॉर्मल सोल्जर होते हैं वो वहाँ पर मारे जाते हैं और आसमान में धुआं बनकर उड़ जाते हैं। उन्होंने कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और पूरी की पूरी धरती 2 हिस्सों में बट जाती है और जो 10 टॉप मास्टर होते हैं वो भी इससे बचने के लिए वहाँ से भागना चालू कर देते हैं। और लुआ हांगफांग मन में सोचते मतलब ये सब देखने के बाद कहने लगता है कि 1 मंथ पहले की बात है जब हमने इस ओल्ड डीमन से फाइट की थी तब उस समय पर इसने अपनी 100 रेवोल्यूशन अंडरवर्ल्ड धर्मा बॉडी का इस्तेमाल किया था। उस समय पर तो भाई अपनी दूसरी अनलिमिटेड टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब इसे देखो अब ये एक साथ 2 टेक्निक का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है। और इसे देखो तो जरा इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि इसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला इतनी सारी टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद भी। और इसके एक्सप्रेशन तो देखो इसे तो बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ने वाला। और दूसरी तरफ जो जी तियांडा होता है वो इसके एक्सप्रेशन देखकर तो ऐसा लगता है कि इसे कुछ भी घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। और तभी जी तियांडा हमें बताता है मन में सोचते कहने लगता है कि जो जिनित लेवल का ट्रायल कार्ड होता है उसका कीवर्ड जिनित होता है और जब भी मैं इसकी एनर्जी इस्तेमाल करता हूँ तो उसकी जो एनर्जी इस्तेमाल होने के बाद ऑटोमेटिकली इमीडिएटली रिप्लेस हो जाएगी, मतलब वापस से आ जाएगी। इसे वाकई में जिनित लेवल का कार्ड कहना गलत नहीं होगा, इससे नाम से डिजर्व करता है। और इसके पास तो इसका मतलब कुछ पर्टिकुलर समय के लिए अनलिमिटेड एनर्जी है, अनलिमिटेड। भाई अनलिमिटेड में तो खाना पीना मिलता है आजकल सस्ते में, इसे तो सस्ते में कार्ड मिल गया फ्री का। और वहाँ पर जितने भी नॉर्मल कल्टिवेटर्स होते हैं वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं और वो कहने लगता है कि जो 10 ग्रेट मास्टर है वे भी यहाँ से भाग चुके हैं और जो हमारे लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका है तो हमें भी यहाँ से भागना होगा जल्द से जल्द। और सभी के सभी लोग अलग अलग दिशा में भागना चालू कर देते हैं वहाँ से। और जी तियांडा मन में सोचते कहने लगता है कि मुझे सोच समझकर अपने मूव का इस्तेमाल करना होगा जबकि मेरे पास सिर्फ 3 ही कार्ड बचे हुए हैं। खैर कुछ समय के लिए तो मैं तो खुद ही बवाल हूँ बवाल। और तभी उनको देख उनसे कहने लगता है क्या तुम सच में मेरे चंगुल से बचकर भागना चाहते हो।
लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो, लेकिन वहां से अगले ही पल दिखाया जाता है कि वो उस जगह अपनी जगह से गायब हो जाता है जीत यांडो। और वो अपनी ब्लिंक टेक्निक का इस्तेमाल करता है और जो बतख मतलब डक उड़ने में लगी हुई थी उसके सारे के सारे कपड़े उतर जाते हैं, मतलब पर निकल जाते हैं सारे के सारे, इतनी ज़्यादा फास्ट स्पीड से जाता है और कहते हो जाता है कि तुम काफी ज़्यादा स्लो हो। और जैसे ही उसके स्टूडेंट इस टेक्निक को देखते हैं और उससे क्या लगते हैं या तो एक डिवाइन टेक्निक है, डिवाइन टेक्निक, और उसके पसीने छूट जाते हैं तीनों के तीनों के। और तभी बताना चालू करता है कि ये जो ब्लिंक टेक्निक है वो इतनी ज़्यादा ओवर पावर्ड की है, वो इसलिए है क्योंकि ये यूजर को एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा स्पीड में जाने के लिए मदद करती है, चाहे तो वो किसी को मारने के लिए इस्तेमाल की हो, चाहे उससे बचकर भागने के लिए। और उस दोनों ही सिचुएशन के लिए ये एक परफेक्ट टेक्निक है। और इसका जो सबसे ज़्यादा परेशानी ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करती है। और तभी मैं थर्ड स्टूडेंट से कहने में लगा होता, खत्म भाई खत्म, हमारी लाइफ तो खत्म, हमने अपने मास्टर को धोखा दे दिया है। लेकिन जरा इन मास्टर को देखो तो जरा, अब हमारे पास यहाँ से भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचा हुआ है, क्या मैं यहाँ से भागना चाहिए? और दूसरी तरफ जो थर्ड प्रिंसिपल होता है वो कांपते हुए कहने लगता है, मन में सोचते हैं, मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि हमारे जो मास्टर है वो इतने पावरफुल है कि वो एक के बाद एक अनलिमिटेड टेक्निक का इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। और वो फोर्थ ब्रदर से कहने में लगे हैं, भाग जाएं, हम कहाँ भाग जाएं? तभी फिफ्थ स्टूडेंट जो लोंडिया होती है बड़े बड़े गुब्बारों के साथ, वो उससे कहने लगती है, हमारे मास्टर की इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो आखिरकार हम उससे बचकर भी कहाँ जा सकते हैं? और वो उनमें सोचते कहने लगती, मास्टर से आखिरकार आपने दूसरों को अपनी इतनी ज़्यादा बेइज्जती कैसे करनी थी अपने मास्टर के पास आने के बाद भी? और तुमने एल्डर ब्रदर्स को और अदर सीनियर ब्रदर को सेक्ट छोड़ते हुए जाकर देखा और आपके खिलाफ रिबेलियस भी कर दिया और फिर भी आपने उनको कुछ नहीं कहा। और तभी वो बाकी ब्रदर से कहने लगती है, हम भाग जाए, कहाँ भाग जाए? तभी नाइन्थ स्टूडेंट वहाँ पर आती है और वो तीनों से कहने लगती है, सीनियर ब्रदर एंड सीनियर सिस्टर, मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप यहीं पर खड़े रहो और यहीं पर बैठ रहो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और जैसा कि तुम जानते हो कि हमारे मास्टर के पास कई सारी डिवाइन टेक्निक्स मौजूद है इस वक्त, तो तुम हमारे मास्टर के चंगुल से बिल्कुल ही बचकर नहीं जा सकते, नहीं भाग सकते। और तभी वो तीनों के तीनों अपना सर झुका लेते हैं और कहने लगते हैं कि हमारे ओल्ड मास्टर के पास तो वाकई बहुत ज़्यादा दिमाग है, इतने समय से वह सिर्फ प्रिटेंड करने में लगे थे ताकि वे हमें बेवकूफ़ बना सकें। क्या ये सब इसलिए करने में लगे हो कि मास्टर बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं पुरानी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते करते, इसलिए उन्होंने कोई नई ट्रिक का इस्तेमाल किया है और एक डिफरेंट तरह का गेम खेलना चाहते थे हमारे साथ? और दूसरे में हमें दिखाया जाता है जो 10 कल्टिवेटर्स होता है लुओ जोंगफेंग, वो वहाँ से भागने की कोशिश करने में लगा होता है और कहने लगता है, मैंने एक डिवाइन टेक्निक का इस्तेमाल किया है वहाँ से भागने के लिए, भले ही मैंने अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन मैं अब एकदम सेफ हूँ। लेकिन तभी अचानक से हमें दिखाया था जीत यांडा को, वो वहाँ पीछे से आता है और उससे क्या लगता है, क्या सेफ? तुम्हें लगता है कि तुम बच गए? मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करते करते काफी थक चुका था और तुम यहाँ पर अब आ रहे हो, तुम तो वाकई में बहुत ज़्यादा स्लो हो यार। तभी जीत यांडा उससे कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारी अभी जो इतनी ज़्यादा एरोगेंस थी, इतने ज़्यादा घमंडी बन रहे थे, वह कहाँ चली गई? अभी तो तुम बहुत ज़्यादा उछलने में लगे थे। और तभी जो जू हांगफेंग होता है वो उससे कहने लगता है, तुम मुझे फोर्स मत करो अपनी पावर का इस्तेमाल करने के लिए, और मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी कई सारी बहुत ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है, अगर तुम इसी तरीके से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते रहे तो तुम काफ़ी जल्दी थक जाओगे। और दूसरे मन में सोचते घबराते हुए कहने पे लगा था, तुम्हारे पीछे मतलब तुम्हारे पास इतने ज़्यादा ओल्ड बास्टर्ड थे तो आखिरकार उनके पीछे क्यों नहीं गए, मेरे पीछे क्यों आ गए? भाई साले तू ही तो बोल रहा था सबसे ज़्यादा उंगली तू करने में लगा था, इसलिए तेरे ही पीछे तो आएगा, अगर मैं होता तो मैं भी तेरे ही पीछे जाता, क्योंकि तेरी तो बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी ना बोलने की। तभी जीत यांडा उससे कहने लगता है, तुम्हें लगता है कि मेरी पावर बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी है तो तुम मुझे कैसे भी चैलेंज कर सकते हो? और वह अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है। ये देखने के बाद जो जू हांगफेंग होता है वो उससे कहने लगता है, 100 रिवोल्यूशन अंडरवर्ल्ड धर्मा बॉडी का इस्तेमाल करने के बाद एक और फाइनल मूव का इस्तेमाल कर रहा है ये बंदा। तभी जीत यांडा ये बात सुनने के बाद कहने लगता है कि मैं सिर्फ फाइनल मूव्स का इस्तेमाल करता हूँ फाइट करने के लिए, मैं तुम जैसे चूजों में नहीं आता हूँ जो फालतू की बकवास करे। और तभी वह अपनी फाइनल मूव का इस्तेमाल करता है, जैसे कारण उस बुड्ढे की तो लग जाती है और वह बुड्ढा मन में सोचते कहने लगता है कि इस पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड में कुछ ही ऐसे लोग हैं जो कि अपनी धर्मा बॉडी तक पहुंच सकते हैं, और अगर वो अपनी लाइफ में 8 लीफ गोल्डन लोटस तक पहुंच जाते हैं तो ये उनके लिए वह ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं। और बात करें 8 गोल्डन लीव्स की तो उनमें इतनी ज़्यादा टेंडेंसी होती है, उसमें इतनी ज़्यादा पावरफुल होते हैं वो 8 लीव्स वाले बंदे कि वो आसमान को भी 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ उसके बाद जो 8 गोल्डन लीफ है ना वो 9 गोल्डन लीफ में कन्वर्ट हो जाती है, और 9 के बाद 10 आता है, और 10 कंप्लीट होने के बाद एक होल्ड लूप बन जाता है, वाइल्ड लूप। और मैं इस वक्त सिर्फ 7 गोल्डन लीफ पर हूँ, और 8th और 7th के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और तो और मैंने हेवनली स्वॉर्ड स्लैश का भी इस्तेमाल किया था कुछ समय पहले, और मैंने पूरी लाइफ में अपना सबसे ज़्यादा बेस्ट दिया, और मैं इतना ज़्यादा बेस्ट दिया कि मैं यहाँ तक पहुंचना भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है। और दूसरी तरफ इस ओल्ड डीमन को देखो तो ज़रा, ये बंदा सिर्फ हाई टेक्निक्स का ही इस्तेमाल करना जानता है और सिर्फ ये अनलिमिटेड टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ क्यों मजाक चल रहा है क्या? और वो मांग भी मांगने लगता है और कहने लगता है कि तुम वहीं पर रुक जाओ, लेकिन जीत यांडा उससे क्या लगता है, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं नहीं रुक सकता अब। और तभी वहाँ पर वो अपनी और तो पावरफुल को रिलीज कर देता है, पावर को जैसे ही रिलीज करता है तो उस बंदे की राम राम सत्य हो जाती है। और जीत यांडा उसको मारने के बाद मन में सोचते क्या लगता है, अभी भी मेरे पास इस कार्ड को खत्म होने के लिए काफी समय बचा हुआ है थोड़ा बहुत, और मुझे ही लगता है कि मैं बागी के मास्टर का पीछा करने जाऊँ।
मुझे अभी भी अपने उन स्टूडेंट को भी पीछे छुड़ाना है, उनसे आज अच्छा सबक सिखाना, पीछे नहीं अच्छे से सबक सिखाना वो लॉन्डो को। और यहाँ पर जो दुश्मन होता है टॉप 10 का कल्टीवेटर वो मारा जा चुका है और यहाँ पर उसका नोटिफिकेशन आता है कि तुमने मिशन को कंप्लीट कर लिया है, जिसके कारण तुम्हारा जो वैल्यू है मेरिट वैल्यू वो डिक्लेयर हो चुकी है और उसे कैलकुलेट किया जा रहा है। और जीत यांडा मन में सोचते कह लगता है अगर मैं भले ही इनका पीछा करूँ, जितना समय मेरे पास बचा हुआ है सिर्फ उनमें कुछ ही लोगों को मैं मार पाऊंगा और एक बार मेरी पीक स्टेट खत्म हो जाएगी तो मेरी तो ऐसी हो जाएगी उसके बाद। तभी नोटिफिकेशन में आता है कि तो मिशन तुम्हें ट्रिगर हुआ था, तुमने उसे कंप्लीट कर लिया है, तुमने अपने सभी के सभी स्टूडेंट को डिसिप्लिन मतलब इंस्ट्रक्ट किया है बुरी तरीके से और उन्हें बताया है कि एक बार जो टीचर रहता है वो हमेशा फादर के बराबर होता है। और जिन्होंने हमारे सेक्ट को धोखा दिया, क्लैन को धोखा दिया है, जब बिट्रे मतलब गद्दारी कर में और जिसके दिमाग में बुरे बुरे प्लान्स बने हुए हैं वो कुत्ते के समान होते हैं, कुत्ते के। और तुम्हारा अगला मिशन है कि तुम्हें अपने स्टूडेंट को इंस्ट्रक्ट करना है, अपनी लॉयल्टी उसकी उनके खिलाफ बढ़ानी है। और जो पहला मिशन होता है मिशन 1, यहाँ पर उसने सी युआन की जो लॉयल्टी होती है वो 80+ पहुंच चुकी है। सेकंड मिशन तुम्हारा होता है कि अपने 3 दुश्मन मतलब 3 विलन्स को डिसिप्लिन विलन्स को उन्हें सबक सिखाना है, वो भी सिखा दिया है। ये बात देखने के बाद जीत यांडा मन में सोचते क्या लगता है वहां से जाते हुए फुल स्पीड में, जो सिस्टम है वो वाकई में बहुत ज्यादा स्टिंगी और बहुत ज्यादा कंजूस है। मैंने इतने ज्यादा 1000 ऑफ कल्टीवेटर्स को यहाँ से भगाया है, मारा है, लेकिन यहाँ पर मुझे किसी प्रकार का कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि मैंने अपना 1 पीक स्टेट कार्ड को भी इस्तेमाल कर लिया है, यहाँ पर कुछ भी रीजनेबल नहीं है। तो यहाँ पर सिस्टम नोटिफिकेशन देता है कि तुम्हें एक रिमाइंडर आया है। तुम्हें ये पीक कार्ड इसलिए प्रोवाइड किया गया है कि तुम्हारी होस्ट की जो हमारे होस्ट की जो बॉडी है वो काफी ज्यादा कमजोर है, तो हम चाहते हैं कि तुम इस कार्ड का इस्तेमाल सोच समझ कर इस्तेमाल करो और अपने होस्ट की पावर बढ़ाने के लिए बड़े दिल से वर्क करना, हार्ड वर्क करना। और एक और नोटिफिकेशन आता है कि जो पीक कार्ड का जो टाइम लिमिटेशन थी वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है और दिखा जाता है कि जो जिया टर्नर की बॉडी है वापस से नॉर्मल हो जाती है और वापस सूख कर कांटा हो जाता है ये बंदा तो। और इतनी ज्यादा पावरफुल का मजा चखने के बाद मतलब इतना ज्यादा पावरफुल बॉडी का मजा चखने के बाद आखिरकार कौन पीछे जाता है। और मन में सोचते क्या लगता है भाई इस पावर का मजा चखने के बाद तो कतई कूल दीजिए, पावर कूल मुझे फिर से चाहिए। और मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ और भाई सोच रहा हूँ कि कितना समय लगने वाला है मुझे इस स्टेज तक कल्टीवेट कर पहुंचने में, क्योंकि एक आइटम कार्ड हमेशा आइटम कार्ड ही होता है और मेरी खुद की स्ट्रेंथ नहीं है वह। अगर मैं वाकई में अपनी पीक स्टेट पे होता तो मैं किसी कांच की तरह किसी को भी पीट सकता था बुरी तरीके से। खैर अब मुझे देखो मेरी क्या हालत हो गई, मैं इतना कमजोर हो चुका हूँ कि एक कुत्ते के समान हालत हो गई मेरी। दूसरे पर वो अपने स्टूडेंट की तरफ पहुंच जाता है और वो जियान उनको बुलाता है और बाकी जो स्टूडेंट होते हैं वो कहाँ पर होते हैं अपने मास्टर को इस तरीके से देखने के बाद। तभी जियान कहती है मैं यहाँ पर हूँ मास्टर और अपने पास बुलाता है। तभी उनकी लॉयल्टी दिखाई जाती है कि जो थर्ड की होती है वो 30% लॉयल्टी होती है, फोर्थ की होती है वो 20%, फिफ्थ की 40% और 9th की 65% लॉयल्टी होती है। और मन में सोचता कहने लगता है जीत यांडो इन तीनों को देखो तो जरा इनकी जो लॉयल्टी वो धीरे धीरे करके बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन जितनी मुझे इनकी लॉयल्टी चाहिए वह अभी भी उतनी काफी नहीं होगी। और वो जियायुन से कहने लगता है कि तुम्हारा मास्टर बहुत ज्यादा थक चुका है तो क्या तुम उसे वापस जाने में मदद करोगी। और तभी भी उसका अपने मास्टर को पकड़कर उसकी मदद करने लगती है, वहां से ले जा लगती है। भाई कितनी औसम है। और उसके जो स्टूडेंट होते हैं थर्ड वो फोर्थ से कहने लगता है तुमने वाकई मुझे बहुत ज्यादा गलत बनवा दिया है। तभी जो फोर्थ था वो उससे लगता है तुम इसके लिए मुझे ब्लेम कैसे कर सकते हो। मैंने केयरफुली मास्टर को एनालाइज किया था और उसके बाद मैंने सोचा था कि मास्टर को चोट लगी हुई है और वो इस वक्त इंजर्ड है। तभी जो लड़की होती है फिफ्थ वो उससे कहने लगती है क्या तुम कह रहे हो कि तुमने मास्टर को केयरफुली एनालिसिस किया था, तो आखिरकार तुम्हारी जो एनालिसिस थी वो कितनी ज्यादा एक्यूरेट थी। तभी फोर्थ कहने लगता है किसे पता था कि ये सब इस तरीके से हो जाएगा, मैंने हजारों कैलकुलेशन की थी, किसे पता था कि मेरी सिंगल मिस कैलकुलेशन के कारण ऐसा रिजल्ट निकलेगा हमारा। तभी वो लोग आपस में मतलब बहस करने लगते हैं और कहने लगते हैं क्या तुमने मिस कैलकुलेट कर लिया। मुझे लगता है कि मास्टर पुराने तरीकों से खेलकर काफी तो बोर हो चुके थे तो इसलिए उन्होंने नया तरीके से खेलना चालू कर दिया है। तभी वो कहने लगते हैं फिफ्थ कैसा लगा कि अगर हम लोग यहाँ से भाग जाए तो। यही फोर्थ उससे क्या लगता है क्या भाग जाए, तुम्हें लगता है कि हम यहाँ से भाग सकते हैं क्या, तुमने अभी भी देखा नहीं कि उनकी कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ और कितनी ज्यादा पावरफुल है मास्टर। और तुमने देखा था ना कि 10 ग्रेट मास्टर को मास्टर ने सिर्फ एक ही झटके में हरा दिया, सबको वापस कर दिया और अपनी धर्मा बॉडी को कई बार इस्तेमाल किया है, तो ये बेटर होगा कि हम लोग यहाँ से ना भागे। तभी जो फिफ्थ स्टूडेंट होती है वो उससे क्या लगती है तो अपने मुंह बंद करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, अगर मास्टर हमें मारना चाहते थे तो वो अब तक मार चुके होते। दूसरी तरफ हमें उस पवेलियन में दिखाया जाता है एक छोटा सा हट, यहाँ पर जो मास्टर होता है जाने की जीत यांडा वो आराम कर रहा होता है और वो जियाओ उनसे कहने में लगा होता है और उससे पूछ लगता है आखिरकार तुम्हें इस माउंटेन पे आए हुए कितना ज्यादा समय हो चुका है। और वो बताने लगती है मुझे यहाँ पर आए हुए 5 साल हो चुके हैं मास्टर। ये बात सुनने के बाद जीत यांडा उससे क्या लगता है क्या 5 साल। और मन में सोचते क्या लगता है कि जीत यांडा जिसने भी अपने स्टूडेंट के तौर पर चुना है वह सभी के सभी लोग इन मॉन्स्टर में बदल चुके हैं जो कि पूरे के पूरे हेवंस को भी हिलाकर रख सकते हैं। तभी वो जियाओ उनसे पूछने लगता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी क्या गलती थी। और तभी जियाओ होती है वो अपने सर पर टक्कर उसे मांग लगती है और उससे क्या लगती है जुआन आपकी जुआन को पता हुआ है कि उसके जुआन की क्या गलती थी। मेरी गलती यह थी कि मुझे अपने सीनियर ब्रदर और सिस्टर्स की बातें नहीं सुननी चाहिए थी। आपको अपनी जुआन पर भरोसा रखना होगा, वो आपकी हमेशा बात सुना करती थी और हमेशा आपका आगे का पालन करती है। तभी जीत यांडा उससे क्या लगता है ये वो चीज नहीं जो मैं कहना चाहता था तुमसे। तुमने लास्ट ईयर के साल में जियांग माउंटेन को छोड़कर गई थी कुछ समय के लिए और तुमने एंशिएंट बुक को चुराया था कल्टीवेशन के वर्ल्ड में से।
वो भी दो सबसे ज्यादा ग्रेट सब्जेक्ट में से। सच बोलो या झूठ है, ये बता मुझे, हाँ या ना। और मन में सोचते कहने लगता है इस बॉडी की जो मेमोरी है उसके अनुसार युवान ने जो भी किया था उसमें किसी प्रकार का इंटेंशन नहीं मिला है। और तभी युवान से पूछता है अगर कर तुम ऐसा क्यों करना चाहती थी। तभी युवान उससे कहने लगती मुझे पता है कि आपके स्टूडेंट गलत थी उस समय पर, लेकिन मेरे फोर्थ ब्रदर ने मुझसे कहा था कि जो भी सिनेस्टर लिस्ट में नहीं है जिसका भी नाम, वो जियांगतांग माउंटेन के स्टूडेंट बनने के काबिल नहीं है, इसलिए मैं भी वहाँ पर चली गई थी ये सब काम करने के लिए। ये बात सुनने के बाद जिया तेंडो मन में सोचते क्या लगता है मेरी मेमोरीज में तो ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे खिलाफ। और वो उससे पूछने लगता है सिनिस्टर लिस्ट आखिरकार ये क्या चीज है। अब मुझे तो इस बवासीर के बारे में कुछ भी ना पता था। तभी जो जुआन होती है वो उससे कहने लगती है कि इस दुनिया में कल्टीवेटर्स के द्वारा रैंकिंग की लिस्ट बनाई गई है और उस लिस्ट में जितने भी कल्टीवेटर्स हैं वे सभी के सभी इविल डोर्स हैं और वह सिर्फ विरोही काम करना जानते हैं और ब्रदर एंड सिस्टर है वह सभी के सभी टॉप 30 में आते हैं। और मास्टर आपकी बात करें तो आप उस लिस्ट में टॉप 1 पर हो, समझ गए गाइस। जो बुरे काम करते हैं उनकी जो लिस्ट बनी है उन लिस्ट में से जो जियांगतांग है वो टॉप नंबर 1 पर है। भाई किसी चीज में तो नंबर 1 पे है, चलो ठीक है। ये बात सुनने के बाद वो खाने लगता है और तो शौक हो जाता है और उससे क्या लगता है जो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसमें अपने बेटे को फादर ने सही से शिक्षा नहीं दी है तो इसमें फादर की गलती है, इसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं थी बल्कि में उसके मास्टर की गलती थी जो वह इतना ज्यादा लेजी था। ये तुम्हारे मास्टर की गलती थी कि उसने तुम्हें ढंग से नहीं सिखाया हुआ है। और जो जुआन जब इसकी ये बातें सुनती है तो वो कभी कंफ्यूज होती है और मन में सोचते क्या लगती है मास्टर आखिरकार आपको हुआ क्या है, आप इस तरीके से बातें क्यों कर रहे हो। और तभी जी त्यांडा उससे कहने लगता है जुआन मैं जानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा अच्छी बच्ची हो और तुम ये जानती हो कि तुम अपने मास्टर की काफी ज्यादा और काफी ज्यादा फेवरेट स्टूडेंट हो, तो मैं आज से तुम्हें ऑर्डर देता हूँ और मैं तुम चाहता हूँ कि तुम कभी भी कोई भी बुरा काम नहीं करोगी आज से और अभी से। क्या तुम ये बात समझ गई। तभी युवान उससे क्या लगती है हाँ मास्टर मैं इस बात को समझ गई हूँ। और तभी उससे क्या लगता है तुम मेरे साथ आ सकती हो। तभी युवान उससे क्या लगती है हंसते हुए मास्टर आप तो वाकई में बहुत द बेस्ट हो मास्टर। तो आपकी जो 9th स्टूडेंट है युवान वो है आपको मसाज देने वाली है। और मन में सोचते जी त्यांडो कहने लगता है कि इस बेवकूफ जियान त्यांडाओ ने अपने लिए अपनी लाइफ में 9 स्टूडेंट्स को शिक्षा दी है, 9 डिसिबल्स पाले हुए हैं और उनमें से सिर्फ एक यही लड़की है जो कि अपनी मास्टर के खिलाफ रेस्पेक्टफुल है और उनकी दिल से इज्जत करती है। अगर जी मैं इस बॉडी में नहीं आया होता और ट्रांसफर नहीं आया होता दूसरी दुनिया से इस दुनिया में, तो मुझे इस बात का डर है कि जो आखिर की जो स्टूडेंट है इतनी ज्यादा मासूम से चेहरे दिखने वाली और इतनी ज्यादा साफ दिल की, तो यह भी एक बहुत ज्यादा करप्टेड और बहुत ज्यादा बुरी बंदी बन जाती है। ये वाकई में बहुत ज्यादा बुरी बात होती। और तभी भी एक कहावत बोलने लगता है कि जो भी वर्मिलियन के क्लोज होते हैं वो अच्छे होते हैं और जो भी ब्लैक के पास होते हैं वो सिनिस्टर होते हैं, बहुत ज्यादा बुरे लोग होते हैं। और जो मेरी जुआन है वो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है और इसका जो दिल है वो एक नंबर का प्योर दिल है और इसे आसानी से इसका दिमाग मैनिपुलेट किया जा सकता है। तभी अचानक से उसका दिमाग उसके जो सिस्टम होता है वो उसे एक नोटिफिकेशन भेजता है और तभी युवान से दूसरी तरफ कह रहा होता है कि प्लीज थोड़ा सा लेफ्ट में जाओ ना, मेरे हाथ में लेफ्ट की तरफ काफी ज्यादा दुख रहा है। और वो चाय पी रहा होता है मस्त चिल मार के भाई। और तभी नोटिफिकेशन आता है कि आपका मिशन कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि युवान की जो लॉयल्टी है वो आपके खिलाफ 80% से ज्यादा पहुंच चुकी है, तो इसके बदले में आपको 100 मेरिट वैल्यू पॉइंट रिवॉर्ड के तौर पर दिए जा रहे हैं। ये बात देखने के बाद जो जिया त्यांडा होता है वो मन में सोचते क्या लगता है क्या मुझे इसके बदले में इसकी जो लॉयल्टी मेरे खिलाफ 80 पहुंच चुकी है। मैं प्रीवियस लाइफ में एक कंपनी एग्जीक्यूटिव था। मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर जितने भी इविल है, जितने भी स्टूडेंट है वो इतनी बुराई के रास्ते पर चल रहे हैं, वह सब कुछ इस जी त्यांडो की टीचिंग के द्वारा किया जाया है और इसी के सिखाने के कारण ये सब हो रहा है। जितना तुम किसी चीज को कंप्रेस करोगे उतना ही ज्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है तुम पर। और तभी वह युवान से कहने लगता है कि तुम जहाँ पर जल्दी जाओ और अपने सीनियर ब्रदर और सिस्टर को यहाँ पर बुला कर लाओ और उनसे कहना कि मैंने यहाँ पर उन्हें बुलाया है। और वह वहाँ से जस्ट कहते हैं वहाँ से चली जाती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उसके जो तीनों के तीनों स्टूडेंट होते हैं वो जी त्यांडो के पास आ जाते हैं और उससे क्या लगते हैं मास्टर हमें पता है कि हमने क्या गलती किया था, हम उसके लिए माफी मांगना चाहते हैं, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। और उनकी लॉयल्टी जब बाहर दिखाया जाता है तो थर्ड की जो लॉयल्टी होती है वो 40 पहुंच गई होती है, फोर्थ की लॉयल्टी 35% पहुंच गई होती है और फिफ्थ की लॉयल्टी 42% पहुंच चुकी होती है। और जब जी त्यांडो उनकी लॉयल्टी देखता है तो मन में सोचते क्या लगता है इन तीनों की लॉयल्टी अभी भी बहुत ज्यादा कम है। जब तक इनके दिमाग में किसी भी प्रकार के चेंजेस है तो एक समय ऐसा भी आएगा जब ये लोग इनकी लॉयल्टी जरूर बढ़ जाएगी और बिल्कुल किसी बाउंड्री से या फिर दीवार से ग्रास के गिरने के बराबर हो जाएगा। तो मुझे अपनी पूरी दम लगानी होगी और पूरा दिमाग लगाना होगा, इन्हें वापस दोहराना पड़ेगा। तभी जो 5th स्टूडेंट होती है वो उससे कहने लगती है जी त्यांडो से मास्टर मुझे पता था कि मैं गलत हूँ और मैं काफी समय तक कंफ्यूज हो रखी थी और मैंने मास्टर को कभी भी धोखा देने के बारे में नहीं सोचा था। जब से मैं माउंटेन गेट्स पर एंटर हुई हूँ तो मैं अपने मास्टर से वाकई में दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। और तभी जो थर्ड ब्रदर होता है वो उससे कहने लगता है थर्ड स्टूडेंट उसका मास्टर मैं आपका स्टूडेंट कम से कम 100 सालों से हूँ और इन 100 सालों में मैंने आपके लिए दिल से काम किया है, भले ही इसके बदले मुझे किसी प्रकार का कोई भी क्रेडिट नहीं दिया गया है। तो मैं आपसे भीख मांगता हूं कि आप उन 100 सालों को याद करो कि मैंने किस तरीके से आपके स्टूडेंट होने का फर्ज निभाया है और मैं चाहता हूं कि आप अपने इस स्टूडेंट की लाइफ को बख्श दो, प्लीज मास्टर
तभी जो फोर्थ स्टूडेंट होता है वो उससे कहने लगता है, मास्टर जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका यह स्टूडेंट है वह आपके साथ 60 सालों से मौजूद है और आपको इस स्टूडेंट ने कभी धोखा देने के बारे में सोचा नहीं था। आपको जो स्टूडेंट है वो कुछ समय के लिए कंफ्यूज हो चुका था, इसलिए इसने एक गलत बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक बढ़ दी है। तो मैं मास्टर से भीख मांगता हूँ, मास्टर प्लीज हमें माफ कर दीजिए प्लीज। और तब ये जीत एंड होता है, वो उनकी तरफ देखता भी नहीं है और बढ़िया आगे आनंद ले रहा होता है और खड़े होते शाय मारता है। लेकिन उन तीनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता आखिरकार मास्टर शाय क्यों कर रहे हैं। और तभी जो जीत एंड होता है वो उससे क्या लगता है थर्ड डिसिपल। तभी थर्ड डिसिपल बोल पड़ता है, जी मास्टर आप क्या कहना चाहते हैं। और जिया टेंडर से पूछ लगता है, तुम मुझे अब बताओ आखिरकार तुम्हारी सिनिस्टर लिस्ट में क्या रैंक है। तो ये बताता है कि मेरी सिनिस्टर लिस्ट में 8th रैंक है। तभी फोर्थ डिसिपल से पूछता है, तभी फोर्थ स्टूडेंट उसे बताता है कि बोलता और वो बताने लगता है और कहने लगता है कि मुझे पता है कि मैं अपने सीनियर ब्रदर के बराबर कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन अभी भी मेरी रैंक 25th है। तभी जो 5th स्टूडेंट है वो बताती है कि मेरी 28th रैंक है। किस्मत से। ये बात सुनने के बाद जीती आंटा उससे क्या लगता है, तुम कह रही हो किस्मत से। और उनसे कहने लगता है कि तुम वाकई में अपने मास्टर की काफी गुड स्टूडेंट्स हो। आखिरकार सेमेस्टर लिस्ट में तुम्हारा नाम आना ये कब से शोइंग ऑफ मतलब शो ऑफ करने जैसी चीज बन गई है तुम्हारे लिए। तुमने वाकई में अपने मास्टर की नाक कटा दी है नाक। और तीनों के दिनों उससे कहने लगता है, हमें पता है मास्टर हम लोग गलत थे। और दूसरे मन में सोचते कहने लगता है, जीते अंडा क्या मैं उस सेमेस्टर लिस्ट में नंबर 1 पर नहीं हूँ। ये वाकई में बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है। खैर जो भी हो, इस गलती जो हुई है उसे एक्सेप्ट करो और इसे अडेप्ट कर लो। और उन सभी से कहने लगता है, जबकि तुम अपनी गलती को जानते हो कि तुमने लोगों ने क्या गलत किया है, तो ये तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम अपने आप को बदल लो। लेकिन 9th डिसिपल को जियाओ युआन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर चल क्या रहा है ये सब। और तीनों के दिनों ये एकदम से शौक हो जाते हैं और सरप्राइज होते कहने लगते हैं क्या चेंज हो जाए। लेकिन क्या चेंज हो जाए। और तभी जीती अंडा उससे कहने लगता है, आज से और अभी से मैं चाहता हूँ कि तुम सभी के सभी लोग बदल जाओ और तुम लोग कोई बुरा काम नहीं करोगे आज से। क्या तुम ऐसा कर सकते हो, मेरी बात का पालन कर सकते हो। और इसी के साथ हमारा यह पार्ट खत्म होता है। आई होप हमारा इस सीरीज का यह फर्स्ट पार्ट आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक आता रहे जल्द से जल्द। तो गाइस जो हमारा गोल है वो 30K सब्सक्राइबर्स का है। तो चलो देखते हैं आप कितना जल्दी 30K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा सकते हो मेरे इस चैनल पर। और जैसे जितने जल्दी होगा उतना ही ज़्यादा फायदा होगा हमारे लिए और उतना ज़्यादा रफ्तार से हम लोग एपिसोड डालने की कोशिश करेंगे, नहीं तो हमें गैप लेकर ही एपिसोड डालेंगे और डिपेंड करता है आप सभी। तो गाइस प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 से 1,500 लाइक तो करवाई दीजिए इस वीडियो पर। और हमारा टारगेट तो भाई सब्सक्राइबर्स का है। तो देखते हैं गाइस क्या आप लोग करवा पाएंगे हमारे 30K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट, वो भी जल्द से जल्द इस मंथ में करवा पाओगे। चलो देखते हैं इस मंथ में आप लोग कितना प्यार दिखाते हो यार, पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। अगर जल्दी जल्द हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया ना तो इसके 2 पार्ट डालूंगा मैं बैक टू बैक। तो गाइस समझ रहे हो, बैक टू बैक। और तब तक के लिए विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही इस पार्ट में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सीधा राज साइनिंग आउट।